हेलो फ्रेंड्स, डिडक्शन में आज हम करेंगे अपना पार्ट 2 दूसरी क्लास। और पहली क्लास में हमने जो किया था उसमें आपके कुछ कमेंट्स जो मुझे पॉजिटिव लगे मैं उनको थोड़ा सा और समझा दूं। जैसे डिडक्शन हमारा है 80C से 80U और एक डिडक्शन 10AA का भी है। ये सभी के सभी डिडक्शंस हमें GTI से माइनस करना है, करेक्ट। अब चैप्टर 6 है, इसका है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट CA और पार्ट डी, जिसमें ये जो पार्ट्स हैं बेसिकली ये इससे कनेक्टेड है। डाउट था आपका तो क्लियर कर दिया मैंने, ओके। अब 80D के न्यूमेरिकल हो जाए तो मजा आ जाए। वैसे हमारे पास 80G बचा है, QQBRRB बचा है और C बचा है, लेकिन अगर आप D के चाहते हैं तो मैं काम करता हूं, करा ही देता हूं। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अगर आप ये कर लोगे ना तो 80D भी करवा दूंगा, 80D के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। पहले 80C कर लेते हैं। 80C में आप जानते हो डिडक्शंस मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है, ठीक। यहां पर कुछ पेमेंट करने होते हैं, पेमेंट के नाम पर एक ही पेमेंट है, ट्यूशन फीस, और बाकी सब क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और पेमेंट को मैंने कोड दिया है DHL रेस्ट। ये रटने की बात है। D फॉर डिपॉजिट, कहां का डिपॉजिट करना है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम, 5 years FD विद शेड्यूल्ड बैंक पोस्ट ऑफिस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम 1.5 लाख। मतलब ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट तो है ही, बट PPF में भी 1.5 के ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। वैसे ओवरऑल लिमिट भी 1.5 की ही रहेगी। 1.5 की लिमिट D की नहीं है, DHL रेस्ट सबको मिलाकर 1.5 लाख की लिमिट है। D से हमने लिया डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट, 5 साल का FD शेड्यूल्ड बैंक पोस्ट ऑफिस में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और PPF में पैसे जमा कराना। H से हम लेते हैं हाउस, लेकिन यहां हाउस होना चाहिए रेजिडेंस के लिए, तो कमर्शियल हाउस बेकार है। रेजिडेंशियल हाउस अगर आपने खरीदा है अपने ओन फंड से, तो जितने का आपने खरीदा है प्लस जितना आपने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट माना जाएगा 80C में। ऑल्दो 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं है, तो आपने अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, 15 लाख की खरीदी है, 1.5 करोड़ की खरीदी है, कोई बात नहीं, 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन 80C में। लेकिन अगर आपने, वो तो वन टाइम पेमेंट हुआ। आप अगर हाउस खरीदते हो अपने रेजिडेंशियल हाउस, देखिए रेजिडेंशियल हाउस फिर रेंटेड किराए के लिए आप खरीद रहे हो, रहने के लिए खरीद रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड भी चलेगा और लेट आउट करना है तो भी चलेगा, लेकिन वन टाइम पेमेंट है। अगर ओन फंड से पे कर रहे हो तो वन टाइम पेमेंट है। लेकिन यहीं पर अगर आपने लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन, तो जितना भी आप रीपेमेंट करोगे जितने भी साल में, हर साल आप 80C में इसको यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट को। इंटरेस्ट को क्यों नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट सेक्शन 24B में अलाउड हो जाता है, आप जानते हैं। तो EMI अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट आप 80C में ले लो और इंटरेस्ट आप 24B में ले लो। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है। क्या? जब आप हाउस प्रॉपर्टी करते हो तो कुछ ऐसे याद आता होगा आपको कि मैंने यहां लोन लिया और हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हो गया और यहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। ये हाउस लोन है, हाउसिंग लोन है, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है,
और यहां कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं ये 2023-24, ये 23-24 है, ये मान लेते हैं 22 है, 21 है, 20 है, 25 है, 26 है। तो आप हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान रखते थे कि कंस्ट्रक्ट जब लोन लिया है वहां से लेकर कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च, ये आपका ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, इसे हम कहते थे इंटरेस्ट ऑफ PCY, प्री कंस्ट्रक्शन ईयर का इंटरेस्ट, जिसको हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एलोकेट करके पहला यहां 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स के लिए हम अलाउ करते थे। तो करंट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा, सपोज करें यहां का इंटरेस्ट प्लस 1/5, यहां का इंटरेस्ट प्लस 1/5, यहां का सो ऑन। लेकिन अगर आपने यहां प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया है, यहां कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, यहां कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, इवन यहां कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले कोई भी रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का 80C में एलिजिबल नहीं होगा। नहीं समझे? अभी तो आपने यह समझा था कि अगर मैंने हाउसिंग लोन लिया तो प्रिंसिपल को 80C में यूटिलाइज करूंगा और इंटरेस्ट को 24B में यूटिलाइज करूंगा, ये करेक्ट है। अब चूंकि आप इंटरेस्ट के बारे में जानते हो कि कंस्ट्रक्शन के बाद का इंटरेस्ट भी अलाउ होता है 24B में, कंस्ट्रक्शन के पहले का इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट करके, कैपिटलाइज करके 1/5 5 साल में अलाउड होता है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का जहां तक सवाल है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट के पहले का जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रायर टू द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन कंप्लीटेड, उसके पहले जितना भी प्रिंसिपल आपने रीपेमेंट किया है उसका आपको 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 80C में डिडक्शन चाहिए तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो, उसके बाद के पीरियड के लिए आपने रीपेमेंट किया हो लोन का, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 80C में आप डिडक्शन ले सकते हो। यह बात यहां पर नोट में लिखा हुआ है, इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। DHL में L फॉर लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में ध्यान रखना है, बहुत जरूरी ध्यान रखना है, बहुत जरूरी ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 80C में हम एक लिमिट से ज्यादा प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। वो लिमिट है 2012 से पहले की पॉलिसी है तो 20%, 2012 ऑनवर्ड्स पॉलिसी है तो 10%, और 2013 ऑनवर्ड पॉलिसी अपाहिज, अपंग या डबल डेंजर बीमारी वालों के लिए है तो 15%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज पॉलिसी निकलवाई, 2024-25 का वर्ष आपके एग्जाम में आएगा, तो 2024-25 में अगर पॉलिसी निकलवाई है, फर्स्ट टाइम पेमेंट किया है प्रीमियम का तो अभी निकलवाई है, और नॉर्मल इंसान है तो 10% लगेगा, 10% मैक्सिमम अलाउड है, और अगर अपाहिज, अपंग है या डबल डेंजर बीमारी वाले व्यक्ति हैं तो 15% तक आप प्रीमियम यूज कर सकते हो 80C में। ये 15%, 10%, 20% किस रकम का है, किस अमाउंट का है? ये सम एश्योर्ड का है। ये किसका आप निकालते हो? ये लेते हो आप ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। लॉ में दिया रहता है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में दिया रहता है बेसिक सम एश्योर्ड, और उसका 15%, 10% या 20% आप यूज करोगे 80C में। लेकिन ये मैक्सिमम है। अगर मान लीजिए एक्चुअल प्रीमियम इस परसेंटेज से कम पे कर रहे हो तो फिर वही यूज करोगे 80C में। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पॉलिसी इशू कराया है 31 मार्च 2012 को, पॉलिसी इशू कराया 31 मार्च 2012 को, और 24-25 के प्रीवियस ईयर में प्रीमियम पेड है 46,000,
और जो सम एश्योर्ड है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 3 लाख। अब देखिए आपको यहां पर मैक्सिमम कितना अलाउड होगा, पहले ये माइंड में अप्लाई कीजिए। पॉलिसी 2012 के पहले की है, 1 अप्रैल 2012 के पहले की पॉलिसी है, तो मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड होगा 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख है, 20% होता है 60,000। 60,000 का फिगर है मैक्सिमम। एक्चुअल में प्रीमियम सिर्फ 46 है, तो आप 46 अलाउ करोगे, 60,000 थोड़ा ना अलाउ करोगे, 46 अलाउ करोगे। यहीं पर अगर मान लो क्वेश्चन में 65,000 का प्रीमियम होता तो आप 60 अलाउ करते, 80C में यूज करते आप 60। फिर ऐसी पॉलिसी के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा 1010D कि ऐसी पॉलिसी जिसका प्रीमियम किसी भी ईयर में अपने मैक्सिमम परसेंटेज से ज्यादा पे हुआ है, तो ऐसी पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल। यानी 1010D में ही नहीं, प्लस आपको 194DA में भी इसका यूज करना पड़ेगा TDS चैप्टर में। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये कि 80C, 1010D और 194DA तीनों जगह इसका प्रयोग करना है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर मान लीजिए पॉलिसी पुरानी है, 2012 के पहले की है, आपने 24-25 में प्रीमियम पे किया है 65,000, सम एश्योर्ड 3 लाख है, तो 3 लाख का 20% होता है 60,000। आपने पॉलिसी का प्रीमियम मैक्सिमम लिमिट परसेंटेज से ज्यादा पे किया है, तो क्या होगा? 80C में 60,000 यूज होगा, ये एक कार्य है। दूसरा कार्य, ऐसी पॉलिसी मेच्योरिटी पर जब पैसा देगी दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। और 194DA कहता है कि लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट अगर मिलेगा तो जो पेमेंट करने वाली कंपनी है इंश्योरेंस की, वो TDS भी डिडक्ट करेगी। तो ये 3 अलग अलग बातें हैं, हम इसे बार बार यूज करेंगे। अभी 80C में यूज कर रहे हैं, 1010D पढ़ेंगे, वहां भी यूज करेंगे, 194DA वहां भी पढ़ेंगे। ओके, पॉलिसी आप किसके लिए ले सकते हो, यहां पर बहुत जरूरी है जानना। पॉलिसी सिर्फ आप खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए ले सकते हो। बच्चे माइनर मेजर दोनों चलेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे। स्पाउस डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ध्यान देना है, याद रखना है कि फादर मदर के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलिजिबल नहीं है डिडक्शन के लिए। अब ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कहीं हां कहीं ना, कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने वैसे याद कराया है बच्चों को, आपको भी करा देता हूं कि जीवन में पत्नी और बच्चों की जिम्मेवारी, फिर पत्नी कैसी भी हो और बच्चा कैसा भी हो, जिम्मेवारी तो जीवन की लेनी पड़ती है। जीवन यानी लाइफ इंश्योरेंस, जीवन में पत्नी और बच्चों की जिम्मेवारी बस लेनी है। बच्चा बड़ा हो छोटा हो, लायक हो नालायक हो, लायक मतलब इंडिपेंडेंट, नालायक मतलब डिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चों की जिम्मेवारी, ऐसे रटने के लिए बोल रहा हूं, रटने के लिए। लेकिन जब हेल्थ का मामला आएगा, कहां पहुंच गए हम? 80C से 80D में पहुंच गए। जब हेल्थ का मामला आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि पत्नी तो कैसी भी ठीक है, पिता माता, जो पिता माता है हमारे, उनके हेल्थ का भी तो हम ही ध्यान रखेंगे। चाहे पिता माता डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, ध्यान हमें रखना है। तो कौन कौन आ गया? पत्नी तो थी ही, पिता माता और जुड़ गए, और बच्चों में जो लायक बच्चे हैं वो अपना हेल्थ खुद देख लेंगे, इंडिपेंडेंट। तो नालायक का हमें देखना है, इससे आप 80D पर कमांड करेंगे। जब बात सेंटिमेंट्स की आ जाए, डबल डी बी, डबल डी डिसेबल डिपेंडेंट, डबल डी बी डबल डेंजर बीमारी, तो जब बात सेंटिमेंट्स की आ जाए तो फिर भाई बहन को कहां दूर रख सकेंगे, वो भी जुड़ गए। तो पत्नी, बच्चे, पिता माता, भाई बहन, इस तरह से आप चाहें तो रट सकते हैं। बाकी आपका जुगाड़ जैसा ठीक बैठे वैसा लगाइए। ये तो जुगाड़ वो चीज है कि मैंने ऐसे एक बना दिया, आपके मन में कुछ और आ रहा है, कुछ और ट्रिक आ रहा है, वैसे रटिए, लेकिन रटना वो जरूरी है। अच्छा, DHL के बाद आता है रेस्ट, REST। आर से रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं आप,
ई से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, एसएएफ में, एसपीएफ में, सुपर एनुएशन फंड में और नोटिफाइड पेंशन फंड में आप करा सकते हो। लेकिन ये वाला जो है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा नॉट यूज हियर। ये आप लेना, इट कैन बी टेकन अंडर सीसीडी। एम्प्लॉय है तो सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आएगा, वहां आप लीजिए इसका डिडक्शन। यहां लेंगे तो गलती हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको यहां से डिडक्शन इसको छोड़ दीजिए, इसका आप 80 सीसीडी में ही डिडक्शन लीजिएगा। हाँ, आरपीएफ का ले लीजिए, एसपीएफ का है, एसपीएफ के अगर कर्मचारी हैं ले लीजिए, और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के कर्मचारी हैं ले लीजिए। डीएचएल रेस्ट में आरईएस, एस फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है पहला सौदा। पहला सौदा मतलब डायरेक्टली आपने एनएससी सब्सक्राइब किया है, यूलिप सब्सक्राइब किया है। नोटिफाइड म्यूचुअल फंड मार्केट से नहीं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से लिया है। जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इनके डिबेंचर और इक्विटी जब आईपीओ आया तो डायरेक्ट आपने सब्सक्राइब किया। और नबार्ड माफ कीजिएगा, हुडको और पब्लिक डिपॉजिट और नबार्ड, इनके भी बॉन्ड आपने सब्सक्राइब किया है। तो एक हुडको भी आएगा, पब्लिक डिपॉजिट, हुडको के पब्लिक डिपॉजिट आता है, हुडको की स्कीम चलती है पब्लिक डिपॉजिट, उसके आपने डिपॉजिट स्कीम लिए हैं, मतलब एक तरह से बॉन्ड जैसे पैसे डिपॉजिट किए हैं, वो भी आ जाएगा। इट शुड बी कवर्ड बाई डिपॉजिट, यहां पर कवर करना चाहिए था मुझे, लेकिन एक तरह से वो बॉन्ड जैसा होता है इसलिए सब्सक्राइब बोल दिया मैंने। और नबार्ड के बॉन्ड आपने सब्सक्राइब किए हो, तो सब्सक्रिप्शन यहां पर आने चाहिए इन सब जगहों पर। ट्यूशन फीस 2 बच्चों तक आप ले सकते हो, यहां पर फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, और इंडिया का होना चाहिए कि नहीं वो आप देखिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं पर वो फंसाते हैं। 80C में जो ट्यूशन फीस है क्यों फंसाते हैं, क्योंकि 80E पढ़ के आप आए हो, वहां पर जो एजुकेशनल लोन है वो इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों चलेगा। तो मान लीजिए अगर बाहर पढ़ने के लिए एजुकेशनल लोन लिया है तो उसके ब्याज का भी डिडक्शन हमको मिलेगा 80E में, ब्याज का मिलता है 80E में। लेकिन यहाँ ट्यूशन फीस जो है ये इंडियन एजुकेशन की बात है, इंडिया में होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, होल टाइम एजुकेशन इन इंडिया 2 बच्चों तक। तो ये बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर मैंने एक टेबल तैयार कर दिया है कि जैसे ये वाली चीज में आप पैसे लगाते हो तो ये इनके नाम पे लगा सकते हो, इसमें पैसे लगाना है इनके नाम पे लगा सकते हो, इसमें पैसे लगाना है तो एचयूएफ अगर लगा रहा है तो अपने किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पर ये पैसे लगा सकता है। ये हमारा 80C है। 80C पर कमांड करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं आरआरबी और क्यूक्यूबी में, फिर बचेगा 80G। 80G के साथ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे हमारे। आरआरबी में फिर से मैं कहूंगा जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था, 2 बातें हैं। डिडक्शन मिलेगा कि नहीं ये कंफर्म करना अलग है, और क्वांटम अमाउंट ऑफ डिडक्शन ये एक अलग प्रक्रिया है कैलकुलेट करना। तो आप 2 अलग अलग चीजों को अलग अलग तैयार करके फिर जोड़ो। तो पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि क्यूक्यूबी किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में जब सिचुएशन आएगा तो मिलेगा कि नहीं। तो भाई साहब क्यूक्यूबी की पहली शर्त है कि इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए। तो पहली शर्त हो गई, इसको हम पहली शर्त बोलेंगे इंडिविजुअल। दूसरी शर्त रेजिडेंट। तीसरी शर्त आप ऑथर हैं स्पेसिफाइड बुक के। लिटरेचर, आर्टिस्टिक नेचर और साइंटिफिक नेचर क्वेश्चन में ये दिया होता है। क्वेश्चन में 2 बातें दी जा सकती हैं, या तो वो लिटरेचर, आर्टिस्टिक नेचर या साइंटिफिक नेचर ऐसे वर्ड लिखेंगे, या वो लिख देते हैं बुक, स्पेसिफाइड बुक के ऑथर हैं जो क्यूक्यूबी में कवर्ड है।
तो अगर क्यों बी में कवर्ड ऐसा वो लिख रहे हैं तो हमारे बात बन गई, काम चल गया हमारा। और ऑब्वियसली इनके पास कॉपीराइट होगा तभी रॉयल्टी प्राप्त करेंगे, बिना कॉपीराइट के रॉयल्टी ऑथर है तो कॉपीराइट इन्हीं के पास होना चाहिए तभी रॉयल्टी आएगी। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, रेजिडेंट, ऑथर ऑफ स्पेसिफाइड बुक। ये 3 शर्तें पूरी कर दीजिए, हम क्यूक्यूबी का डिडक्शन दे देंगे। अच्छा, ये हो गया, खत्म हो गया। सर सुना था कि 6 महीने के अंदर लाना भी जरूरी है, वो सब छोड़ दीजिए। 3 कंडीशन पूरे हैं, हम तैयार हैं डिडक्शन देने को। अब डिडक्शन कितना मिलेगा उस पर आइए। डिडक्शन किसको मिलेगा क्लियर हो गया जी। अब कितना डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब हम आते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा जरा उस पर आइए। लिखा है एलिजिबल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी और मैक्सिमम लिमिट 3 लाख विच एवर इज लेस। एलिजिबल रॉयल्टी 3 लाख विच एवर इज लेस। एलिजिबल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लेस। क्या इसमें आपको लगता है कि यहां पर आप फंसेंगे? नहीं, यहां तो नहीं फंसेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 3 लाख ही तो लिखोगे एग्जाम में। तो पूरी कहानी कहां जाकर अटकने वाली है, वो एलिजिबल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पे जाके अटक जाएगी। क्योंकि यहां एक तो लिखा है नेट रॉयल्टी खर्चा काट के, दूसरा लिखा है एलिजिबल रॉयल्टी। फिर एलिजिबल के अंदर 2 बातें लिखी हुई हैं। एलिजिबल के अंदर 2 समस्या है, समस्या नंबर ए, समस्या नंबर बी। अगर रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया से लाए तो जितना 6 महीने के अंदर लाओगे वही एलिजिबल होगा। 6 महीना कहां से लेते हैं भाई? प्रीवियस ईयर में आपने रॉयल्टी अर्न किया तो प्रीवियस ईयर के अंत से असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक जितना पैसा ला पाओगे वही एलिजिबल में काउंट होगा। जो नहीं ला पाए वो फेंक दो, वेस्ट हो गया। आपकी इनकम तो बन जाएगी बट डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर रॉयल्टी परसेंटेज बेस्ड है, रॉयल्टी 2 प्रकार की हो सकती है। या तो इन लिeu ऑफ ऑल राइट्स हो सकता है, जैसे मैं ऑथर हूं, मैंने किताब दे दिया पब्लिकेशन हाउस को और पब्लिशर ने कहा कि आपके रॉयल्टी के बदले हम सारा पैसा एक साथ दे देते हैं, एक ही बार दे देते हैं, इसे कहते हैं रॉयल्टी इन लिeu ऑफ ऑल राइट्स। दूसरा तरीका हो सकता है कि वो कहे कि जैसे जैसे किताबें बिकेंगी उसका सर्टेन परसेंटेज आपको भी हम देते रहेंगे। सेल प्राइस का परसेंटेज बांध देते हैं, 10%, 12%, 15%, 16%, 20%, 40%। भाई डिपेंड करता है कि मैं कितना ज्यादा डोमिनेट कर सकता हूं मार्केट को, मेरे वजह से किताब कितनी चलेगी या पब्लिशर की वजह से किताब कितनी चलेगी। तो अगर परसेंटेज बेस्ड रॉयल्टी है तो आपको यहां 15% मैक्सिमम एलिजिबल होना है। ये कैलकुलेशन सीखने की चीज है और ये बहुत जरूरी है। असली चीज है TQQB में कैलकुलेशन है, क्योंकि किसको मिलेगा वो तो आसान है। असली चीज है समस्या कैलकुलेशन की। आइए उसको सिखाता हूं। ऑथर इंक्लूड्स ज्वाइंट ऑथर। अगर ज्वाइंट ऑथर है तो 3-3 लाख की लिमिट दोनों के लिए अलग अलग अप्लीकेबल होगी। बुक शैल नॉट इंक्लूड ब्राउशर, कमेंट्रीज, डायरीज, गाइड, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पंपलेट या टेक्स्ट बुक ऑफ स्कूल। स्कूल लिखा है यहां पर, तो यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए टेक्स्ट बुक इज ओके, वहां टेक्स्ट बुक होते ही नहीं। ट्रैक्ट्स और अदर सिमिलर पब्लिकेशन, इन सब के लिए QQB नहीं मिलता। अब देखिए आपको मैं कमांड करवाता हूं, जरा शांत होकर कमांड लीजिए। राम है जी, हमारे रेजिडेंट हैं, ऑथर हैं, स्पेसिफाइड बुक्स हैं। चलिए सब कुछ ठीक है। अब मान लीजिए राम ने रॉयल्टी अर्न की, %18 के रेट से इन इंडिया। रॉयल्टी अर्न किया उन्होंने 4 लाख। 18% के रेट से जरा हम देख लें कि 18% ठीक ठाक कट जाता हो। $3,42,000। और खर्चे जो हुए हैं इनके, खर्चा वो मान लेते हैं कि 50,000 का इन्होंने खर्चा किया रॉयल्टी के कमाने में। थोड़ा ऑफिस रखा है, कुछ खर्चे हुए हैं तो 50,000 का खर्चा है। अब यहां पर देखिए, पहली बात तो आपको PGBP के हेड में अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। वो इनकम आप कितनी दिखाएंगे? सिंपली आप
3,42,000 में 50,000 घटा के अपनी इनकम दिखाएंगे 292। तो पीजीबीपी में इनकम कितनी दिखाएंगे ये क्लियर हो गया, जितना कमाई माइनस एक्चुअल खर्चा बराबर पीजीबीपी। उसके बाद दूसरी इनकम जोड़ेंगे, फिर आपका जीटीआई आएगा, फिर जीटीआई में से आपको देना है क्यूक्यूबी। और यहां पर आउटसाइड इंडिया वाला अभी मैंने टैकल नहीं किया है, करूंगा उसको भी। अब यहां पर आपको क्या करना है, एलिजिबल रॉयल्टी लेना है। और मैक्सिमम लिमिट लगाना है 3 लाख। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहली समस्या एलिजिबल रॉयल्टी की आती है। एलिजिबल रॉयल्टी आप कहां से निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा, एलिजिबल रॉयल्टी निकालने के लिए अगर ये परसेंटेज बेस्ड है, हाँ है, तो आप मैक्सिमम 15% को एलिजिबल बनाओ। यानी 3,42,000 ये 18% के रेट से मिल रहा है। तो 3,42,000 अगर 18% के रेट से मिल रहा है, तो 15% के रेट से अगर इसे मिलता तो कितना मिलता, वो आ रहा है 2,85,000। फिर खर्चा भी हुआ है 50,000 का, तो खर्चा काट के कितना बचेगा, 2,35,000। 2,35,000 आपकी एलिजिबल रॉयल्टी बनी, नेट एलिजिबल रॉयल्टी। पहले तो ग्रॉस एलिजिबल रॉयल्टी निकालिए। ग्रॉस एलिजिबल रॉयल्टी कितनी बनी, 2,85,000। कैसे निकाला? अब अगर मान लीजिए ये 12% होता, फिर तो 3,42,000 ही हमारे एलिजिबल रॉयल्टी हो गई ग्रॉस। खर्चा हटाइए और नेट एलिजिबल रॉयल्टी आपके पास आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये 15% से ज्यादा है, तो आपको 15% तक इसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। 3,42,000 की रॉयल्टी आपको मिली है, 18% के रेट से मिली है। तो आप पहले एक काम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 18 गुने में 100 करिए, तो पता चल जाएगा 19 लाख रुपए की किताब आपकी बिकी। 19 लाख रुपए का 15% 285 होता है। इससे ज्यादा हम 80 क्यूक्यूबी में यूज नहीं करेंगे। तो 285 तो ग्रॉस हुआ, फिर 50,000 का खर्चा भी है, तो 2,35,000 आपके लिए नेट एलिजिबल रॉयल्टी बनी। और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो यहां पर क्यूक्यूबी का डिडक्शन मिलेगा 2,35,000। बेटा, इस कैलकुलेशन को दो प्रकार से किया जा सकता है। एक और तरीका है कैलकुलेशन करने का, जिसमें आंसर 235 ना आके कुछ और आएगा। लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड सिखा रहा हूं। एग्जाम में स्कोर करना है तो यही लेकर आना है आपको। मैं भी अपने क्लाइंट के लिए जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करता हूं, इसको बनाता हूं, आईटीआर में शो करता हूं, तो मैं फिर उसकी कैलकुलेशन अलग करता हूं, ज्यादा अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूं। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, वो ये है, पूरे 50,000 ही घटेंगे। तो संदेह ना करें और यही करके जाएं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल बदलते हैं। 18% की जगह 12% होता तब तो इजी है, वो तो वैसे भी हो जाएगा आपसे। मान लीजिए रॉयल्टी है, अर्न किया आपने एट द रेट 12% आउटसाइड इंडिया 342, और खर्चे हैं मान लेते हैं 50,000। अब चूंकि आउटसाइड इंडिया किया है तो आपको रिसीव भी करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर जो रिसीव किया है वो मान लेते हैं वो है 2,90,000। तो अब आंसर कैसे करेंगे? पहले तो ये देखिए कि दो बातें हैं दोस्त। एक तो पीजीबीपी में इनकम कितनी दिखाएंगे। सरकार कहती है इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी कमाई 3,42,000 है, 3,42,000 कमाई है। पैसे लाओ ना लाओ, कमाई तो कमाई है। 50,000 के खर्चे हैं, तो भाई साहब इसमें से 50,000 रुपए घटा लीजिए और आपकी कमाई जो है नेट बन गई 2,92,000। ये तो आपकी इनकम है, इसको तो सोचिए मत। फिर दूसरी इनकम भी जोड़िए, फिर आपके पास जीटीआई आ जाएगा। फिर आपको क्यूक्यूबी देना है। तो क्यूक्यूबी में आपको चाहिए दो चीजें, एक चाहिए एलिजिबल रॉयल्टी, नेट एलिजिबल रॉयल्टी। हाँ, अब अगर इंडिया लेकर सिर्फ 290 आए, 3,42,000 में 290 इंडिया लेकर आए, तो 2,90,000 ही एलिजिबल रॉयल्टी माना जाएगा ग्रॉस। फिर आपके खर्चे भी हैं 50,000 के, तो वो घटा दीजिए, तो नेट एलिजिबल रॉयल्टी आपके आ गए 2,40,000।
मैक्सिमम लिमिट तो आप जानते ही हो 3 लाख है, विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 2,40,000 का। तो ये आंसर बना इसका। अब आप उस ताक में हैं कि सर मान लीजिए परसेंटेज भी 5-15 से ज्यादा हो और आउटसाइड इंडिया से पैसे भी कम लाए हो, वो करके दिखाओ, उसमें खर्चे भी हो, उसी के लिए तो हम बैठे हैं। ये तो चारा डाल रहा था कि थोड़ा थोड़ा समझाऊं, असली तो वो है। बट असली एग्जाम में आएगा ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी बच्चे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके जाते हैं, इजी आ जाता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और अब जो कराने जा रहा हूं वो कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए रॉयल्टी आपने 18% के रेट से अर्न किया है 3,42,000। खर्चे हैं मान लीजिए 30,000, खर्चा चेंज कर दिया इस बार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और आप रिसीव्ड करते हैं विद इन इंडिया, विद इन 6 मंथ इन इंडिया, मान लेते हैं 2,80,000। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? फिर से मैं कहूंगा, दो बातें हैं दोस्त। एक तो पीजीबीपी की इनकम कितनी बनेगी, वहां कोई संदेह नहीं है। आमदनी माइनस खर्चा बराबर इनकम, चाहे इंडिया लाओ ना लाओ, 18% हो, 12% हो, 20% हो, 40% हो, क्या फर्क पड़ता है। कमाया कितना, 342, खर्चे कितने हुए 30,000। तो भैया 342 माइनस 30,000, 3,12,000 आपकी इनकम हो गई पीजीबीपी की। दूसरी इनकम भी जोड़िए, ये आपकी जीटीआई बन गई। मैं जिस पैटर्न पे करा रहा हूं, याद रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग तरीके से होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है। तो संभव है कि आपके टीचर ने, या संभव है आपकी किताबों में, दूसरे किताबों में, इंस्टीट्यूट में नहीं, उसमें तो ऐसे ही है, दूसरे किताबों में दूसरे तरीके से आंसर किया हुआ रहे तो उसको इग्नोर करना है, घबराइए नहीं, वो भी अपनी जगह सही है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जाम में यही काम आएगा, इसी पे स्कोर मिलेगा। तो जीटीआई आपकी आ गई, जो भी आनी है। अब आपको 80 क्यूक्यूबी देना है। याद रहे पीजीबीपी में कितना लिखना है वो एक अलग बात है, क्यूक्यूबी में कितना आएगा वो एक अलग बात है। तो आइए क्यूक्यूबी में कितना लिखा जाएगा। देखिए साहब, क्यूक्यूबी के लिए तो पहले आप देखिए विद इन 6 मंथ कितना लेकर आए, 280। और फिर देखिए एट द रेट 15% कितना होना चाहिए भाई, 342 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 15, 2,85,000। तो इसमें से जो भी आपके लिए लीस्ट दिख रहा है, लीस्ट 280, ये आपका बन जाएगा ग्रॉस एलिजिबल। इसमें से खर्चा घटाइए, ये आपका बन गया नेट एलिजिबल। फिर मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी है, 3 लाख, विच एवर इज लोअर, यानी आपको डिडक्शन 2,50,000 का मिलेगा। अच्छे से करके जाइए बेटा। 80 क्यूक्यूबी और आरआरबी में, क्यूक्यूबी मुश्किल होता है, आरआरबी में तो आउटसाइड इंडिया से 6 महीने के अंदर लाने वाली बात कही जाएगी, वो तो इजी है, परसेंटेज वाला उसमें है ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करा दिया। बाकी क्वेश्चन और भी रखा है प्रैक्टिस के लिए, वो आप खुद से करो तो और मजा आएगा। इसके बाद आरआरबी में पहली शर्त इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरी शर्त रेजिडेंट होना चाहिए, तीसरी शर्त इन्वेंटर होना चाहिए, और उनके पास अपना पेटेंट राइट होना चाहिए। ये शर्त में तो डालना ही पड़ेगा, अगर पेटेंट राइट नहीं है तो रॉयल्टी कैसे मिलेगी आपको। बस इतनी सी शर्त है। डिडक्शन एक्चुअल जो आपकी एलिजिबल रॉयल्टी है, ये भी नेट है खर्चा काट के, और मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, विच एवर इज लोअर की डिडक्शन है। रिस्ट्रिक्शन 6 महीने विद इन इंडिया लाना जरूरी है, वो सेम रिस्ट्रिक्शन क्यूक्यूबी जैसा है। आपको याद रहे कि 6 महीने के अंदर इंडिया में अगर आप नहीं भी ला पाते हैं तो 2 बातें इसमें और एक्स्ट्रा नॉलेज वाइज होनी चाहिए आपको, वो मैं बता देता हूं। अगर आप आरबीआई से परमिशन ले लें तो 6 महीने को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, और वो भी अलाउड होता है। तो क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि 30 सितंबर तक वो नहीं ला पाया, लेकिन आरबीआई ने 20 दिन एक्स्ट्रा दिया है, उसके अंदर वो ले आया, तो दैट इज ओके। इसमें एक और चीज है, आरबीआई की अनुमति से आप बाहर भी एक सेपरेट अकाउंट खुलवा के वहां पैसे जमा करवा सकते हैं, उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाता है।
ये बातें क्यूक्यूबी में है, आरआरबी में है और 10AA तीनों जगह पर है 6 महीने के अंदर पैसे लाने वाली बात। तो तीनों जगह पर यह समान रूप से काम करेगा। दो बातें कि आरबीआई ने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो वो भी चलेगा, आरबीआई की अनुमति से बाहर एक सेपरेट अकाउंट खुलवा के वहीं जमा करवा दिया तो वो भी माना जाएगा इंडिया में रिसीव हुआ। ठीक है जी, क्यूक्यूबी में, आरआरबी में और 10AA में तीनों जगह जहां 6 महीने के अंदर लाने वाली बात है, तीनों जगह ये समान रूप से एप्लीकेबल होगा। आइए अब हम करने जा रहे हैं 80G। 80G में डोनेशन का डिडक्शन है। चलो ये बात तो हमें समझ में आती है, डोनेशन का डिडक्शन है, लेकिन डोनेशन काइंड में होगा तो डिडक्शन नहीं है। सबसे पहले तो ये रटना पड़ेगा। कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, दवाइयां बांट दी गरीबों में या एनजीओ को बांट दी या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दी, कहीं बीमारी है हो गई उनको दे दिया, वो सब डिडक्शन नहीं मिलेगा। मनी का डिडक्शन है। मनी में अगर आप कैश मोड में देना चाहते हो तो 2000 तक एक टाइम दे सकते हो। साल में आप 4 बार देना चाह रहे हो 2-2000 तो भी चलेगा, 8000 रुपए कैश में चलेगा, लेकिन एक टाइम में 2000 से ज्यादा कैश नहीं चलेगा। सर अगर मान लीजिए एक टाइम में 2500 रुपए कैश दिया तो 500 चलेगा, 2000 नहीं चलेगा? नहीं जी, वो 25 बेकार हो गए, 2000 के ऊपर कैश चलता ही नहीं। ओके, बैंक मोड चल जाएगा। फिर बैंक मोड में फिर वही मैं कहूंगा यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको सबसे पहले यह कंफर्म कर लेना है कि ये डिडक्शन किसको मिलता है। सबको मिलेगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ओपी, बीवाई, ऐसा वैसा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सबको मिलेगा। ठीक। काइंड में, सर्विसेज में अगर आप डोनेशन देना चाहते हो तो डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन है मनी का। मनी का डिडक्शन है, मनी यानी पैसा देना पड़ेगा आपको। कैश 2000 तक दे सकते हो वन टाइम, यानी साल में अगर 5 बार आप अलग अलग महीनों में 2-2000 कैश दे रहे हो तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रसीद तो होनी चाहिए ना, रसीद तो आपके पास होगी, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। ओके, बैंक मोड कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको याद रखना है 80G में 4 लिस्ट है। ये लिस्ट एक्ट में नहीं है, हमने तैयार की है, मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये लिस्ट तैयार किया है। इस लिस्ट में आप कहां डोनेशन अपना पाते हो, क्वेश्चन वाला, ये बड़ा जरूरी है जानना। लिस्ट बहुत इजी है। बी लिस्ट में तो एक ही अब रह गया है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। बी लिस्ट में सिर्फ एक ही रह गया है, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ओके, बी लिस्ट में, बी लिस्ट तो हो गया जी, बी में एक ही रह गया। सी लिस्ट में आपको याद रखना है बच्चे कम अच्छे। क्या याद रखना है? बच्चे कम अच्छे और खूब खेलें। बच्चे कम अच्छे और खूब खेलें। ठीक है, क्या याद रखना है बताया। अब यहां एक ट्रिक सुनिएगा। ए लिस्ट में ऑलमोस्ट सबके सब नेशनल फंड है, ऑलमोस्ट। अगर मैं जिला साक्षरता अलग कर दूं और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल अलग कर दूं तो सबके सब नेशनल फंड्स हैं। तो 2 को रट लीजिए, बाकी नेशनल फंड्स आते ही ए लिस्ट पहुंचा दीजिएगा। स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, ये सारे नेशनल फंड हैं। यहां तक कि सी लिस्ट में मैंने कहा बच्चे कम अच्छे, तो बच्चे के नाम पर अगर नेशनल फंड बना है, नेशनल चिल्ड्रन फंड, ए में चला जाएगा। स्पोर्ट्स के नाम पर अगर नेशनल फंड नजर आ जाए, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, ए में आ जाएगा। पहले यहां इसका नाम था नेशनल स्पोर्ट्स फंड, अभी अभी इन्होंने नया अमेंडमेंट करके जोड़ा डेवलपमेंट फंड, तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड ए में आ जाएगा। यहां तक कि बच्चे कम अच्छे और स्पोर्ट्स प्रमोशन सी में आ रहा है, लेकिन जैसे ही नेशनल जुड़ जाएगा इसके साथ वो ए में चला जाएगा। डी लिस्ट में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी एनजीओ आपको नजर आता है जो सिर्फ
आपको पता चले कि वो अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड तो नहीं चलेगा। तो जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जिसमें नेशनल फंड्स नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड नहीं है, जो फैमिली प्लानिंग प्रमोशन फंड नहीं है, जो स्पोर्ट्स के लिए प्रमोशंस फंड नहीं है, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, गेम इन इंडिया, ऐसे फंड नहीं है, तो वो अप्रूव्ड है, यस, डी लिस्ट में आ गए। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में आपके डोनेशन के आगे ABCD आइडेंटिफाई करके लिखना है। जब ये आप लिख लो, तब आप, अगर क्वेश्चन में C और D लिस्ट के डोनेशन है, तब आपको निकालना है गति। क्या निकालना है? ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या निकालना है? ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, गति। गति कैसे निकालिएगा? गति निकालने का फॉर्मूला है GTI माइनस स्पेशल इनकम। टैक्स रेट पढ़ के आए हो, स्पेशल इनकम तो पता है बाबू, माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U 80G को छोड़कर। ये आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा गति, ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, गति निकालना पड़ेगा। अब गति आपको मालूम हो गया। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने A लिस्ट, B लिस्ट और C लिस्ट और D लिस्ट में एक्चुअल डोनेशन आपने दिया, मान लेते हैं 40,000, 70,000, 50,000, 30,000 अज्यूम, और आपने गति कैलकुलेट कर ली GTI माइनस स्पेशल इनकम माइनस ऑल डिडक्शन 80C to 80U 80G को छोड़कर। देखिए 80G तो आपको क्वेश्चन में अंत में करना है, बाकी 80C to 80U के सारे डिडक्शंस करने हैं। G को खाली जगह छोड़कर वर्किंग नोट में फेंक देना है, और वर्किंग नोट में आपको ये लिस्ट तैयार कर लेना है ABCD, और जो डोनेशन क्वेश्चन में आपको दिखे वो A लिस्ट वाला, वो टोटल A में डाल दो, B में डाल दो, C में डाल दो, D में डाल दो। हो सकता है C और D लिस्ट हो ही ना, तो गति की जरूरत नहीं पड़ेगी। C और D लिस्ट अगर है तो गति की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम मैं यहां पर लिख कर दे रहा हूं 6,90,000 है सपोज। तो अब यहां क्या करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो डोनेशन आपने दिया है उसमें एलिजिबल कितना है। याद रखिएगा, हम अभी डिडक्शन काउंट नहीं कर पा रहे, अभी डोनेशन ही एलिजिबल निकाल रहे हैं। एक्चुअल डोनेशन, एलिजिबल डोनेशन, यहां पर सेम रहता है एलिजिबल, यहां पर सेम रहता है एलिजिबल। सर हमने तो सुना था 50% रहता है, वो आप गलत समझ रहे हो, मैं वो करा ही नहीं रहा अभी। वही तो गलती होती है बच्चों से, बच्चा ये कॉलम ही छोड़ देता है। इस कॉलम के बाद आपको रेट लगाना है, और इस रेट के बाद आपको डिडक्शन आएगा। ये है फाइनल आंसर, डिडक्शन। जैसे ए लिस्ट का रेट है 100%, बी लिस्ट का रेट है 50%, लेकिन मैं यहां क्या दिखा रहा हूं आपको, 70,000 अगर बी लिस्ट में आपने डोनेट किया एक्चुअल में, तो 70,000 पूरा आपका एक्सेप्टेड है। डिडक्शन 70 नहीं मिलेगा, वो तो 50% है, एक्सेप्टेड 70 है। वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहां जो आप डोनेशन दे रहे हो वो इस जगह पर और इस जगह पर मैक्सिमम दोनों जगह पर मिलाकर गति का 10% हो सकता है, यानी 69,000 आप लिख सकते हो यहां और यहां। 69 नहीं, मिलाकर 69 लिख सकते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डी लिस्ट, सी लिस्ट का आगे रेट 100% चलेगा और डी लिस्ट 50% का डिडक्शन मिलेगा। तो मैं प्रयास करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां यूज करूं इसको। 69,000 अगर मुझे दोनों में मिलाकर मिलना है तो सी लिस्ट में मैं मैक्सिमम चाहूंगा कि यूज करूं। 50,000 मैंने वहां यूज कर लिया। अब मेरे पास कितना बचा? 19,000। 19,000 में यहां यूज करूंगा।
अब रेट लगाइए और यहां लिखिए फाइनल आंसर, 40 का 40, 70 का 35। यही आप डायरेक्ट करने लगते हो, इसीलिए एग्जाम में गलती हो जाती है। पता नहीं चलता, आपको लगता है सही किया है और बाद में पता भी चलता है तो टाइम तो गुजर गया। यहां 50 का 50 और यहां 19 का 50%, 9,500। अब इनको इकट्ठा कर लीजिए, तो 40,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 9,500, 1,34,500 आपको डिडक्शन मिलेगा ATG का। अब ये जो आपने ATG कैलकुलेट करना सीखा या ATD सीखा, ये सब हमें यूज करना है क्वेश्चन में। आपको मैं बता दूं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, बता भी दूंगा और आप लिख भी सकते हो कहीं पर। मुझे लगता है कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी करके दिया है आपको कि आपको कुछ डिडक्शंस हम दूसरे चैप्टर के साथ कराएंगे। जैसे सैलरी के साथ अगर हम बात करें कि सैलरी चैप्टर जब आप करोगे तो वहां पर आपको ATCCD कराया जाएगा, ATCCH कराया जाएगा। ये दो डिडक्शन आपको कराया जाएगा सैलरी के साथ, दो डिडक्शन सैलरी के साथ कराया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के साथ अगर हम देखें तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ DG कराऊंगा मैं, DG। उसके बाद कराऊंगा ATEE और ATEEA। PGBP के साथ कराऊंगा ATJJAA, 10AA और ATEEB, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला लोन जो है। तो ये अलग अलग चैप्टर में मुझे अलग अलग डिडक्शंस कराने हैं। टेंशन नहीं लेना है आपको कि ये छूट गया डिडक्शन, ये तो हमने करा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने करा है। अलग अलग सेक्शंस अलग अलग जगह पर कराना है मुझे। ओके, ठीक है। CCC आपको नहीं करना है, छोड़ के जाइएगा एग्जाम। आने वाले इनकम टैक्स एक्ट जब चेंज किया उन्होंने तो उनको भी समझ आ गया कि CCC यूजलेस है। मैं खुद बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो कहता था कि CCC बेकार है, क्योंकि ओवरलैपिंग है। ATC में भी ले सकते हो, CCC में भी ले सकते हो, अलग अलग डिडक्शंस लेके आपको बेनिफिट लेने नहीं देंगे। CCE एक नया सेक्शन और रटना पड़ेगा। तो वो सब चीजें वो नए लॉ में उन्होंने ठीक कर दिया है। तो आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा नया लॉ अप्लीकेबल है, मैं ये कह रहा हूं कि CCC आपको नहीं पढ़ना, बस ये समझिए CCC से कोई मतलब नहीं आपका। एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं ना, CCC से आपका कोई लेना देना नहीं, ये मानकर चलिए। अब बारी आती है बेटा क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस हमें करना है। चलिए क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं, लेकिन मैं तो 2 टुकड़ों में रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, अपलोड तो एक साथ किया मैंने, लेकिन आपको क्या करना है कि एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। सारे सेक्शंस आपके पास बढ़िया से लर्न होने चाहिए। अच्छे से जब लर्न कर ले तभी इस क्वेश्चन को करें। और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चंस है, तो उसको आप वहां से डाउनलोड करो। प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंट निकालो, नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं। क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करें, कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए लोकेश, ये 80D का सेक्शन, 80D का है ये डिडक्शन। ये सारे MCQ ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ड होंगे, तभी तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। 51 साल का है, हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए, पत्नी के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चे के लिए लिया है, प्रीमियम 28,000 पे कर रहा है। तो अब आप इसे मानोगे कि ये ग्रुप 1 में 28,000 रुपये पे कर रहा है और पेरेंट ग्रुप 2 में है 32,000 रुपये पे हो रहा है पेरेंट के लिए। यहां ध्यान दीजिए, तो लोकेश अगर 51 साल का है तो पेरेंट ऑटोमेटिक सीनियर सिटीजन हो गए। तो यहां की लिमिट कितनी है, 50। यहां की लिमिट कितनी है, 25। तो यहां 25 मिल जाएगा, यहां 32 मिल जाएगा। ठीक है। मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है पेरेंट के लिए, तो पेरेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर भी जेन्युइन है। मेडिकल एक्सपेंडिचर भी हमारे लिए काम का माना जाएगा। सोच के बताइए,
मेडिकल एक्सपेंडिचर भी हमारे लिए काम का माना जाएगा, बताइए क्यों? माना जाएगा ना। शर्त क्या है? सीनियर सिटीजन होना चाहिए और कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना ली हो। तो यहां तो किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली नहीं है, यहां आपने किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं ली है, तो इसलिए ये हमारा काम यहां पर बन गया। अब कितना डिडक्शन मिल रहा है बताइए? 57 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा रहा है अदर देन कैश। मेडिकल इंश्योरेंस अदर देन कैश हमारे लिए जेन्युइन है। अदर देन कैश हमारा काम हो गया, अदर देन कैश है तो हमारा काम बन गया। बैंक मोड चलेगा, चाहे वो क्रॉस चेक हो, यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो। ये भी 80D है, 80D है ये भी। ठीक है, 28,000 इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया है अपना, अपने वाइफ का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। जेन्युइन है। ग्रुप 1 में 28,000 आ गया, ग्रुप 1 में 28,000 आ गया। 58,000 इन्होंने दिया है पेरेंट का, और पेरेंट सीनियर सिटीजन है, तो ग्रुप 2 में 58 आ गया। इसके लिमिट 25,000, इसके लिमिट 50,000, तो यहां से 25 निकलेगा और यहां से 50, विच एवर इज लोअर निकलता है ना। तो आंसर कितना हो गया जी? 75,000। 80D की मैक्सिमम लिमिट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में दोनों ग्रुप का मिलाकर, इसका क्वेश्चन कराऊंगा आज, तो आपको समझ आएगा कि हम उसको 80D को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है तो कैसे करेंगे, बड़े क्वेश्चन में आएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में दोनों ग्रुप में ओवरऑल मिलाकर आप 5,000 तक देते, उससे ज्यादा नहीं देते। रमेश 55,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है चेक से। उम्र है 65 ईयर, मदर की, उनके मदर की उम्र है 65 साल और उन पे डिपेंडेंट है। पेरेंट डिपेंडेंट हो तो भी ठीक है, नहीं डिपेंडेंट हो तो भी ठीक है। करेक्ट। चलिए आगे लिखा है कि उनकी माताजी रेजिडेंट है और डिडक्शन आपको रमेश के लिए कैलकुलेट करना है। रमेश के लिए ओनली ग्रुप 2 में रमेश ने मेडिकल इंश्योरेंस किया है, सिर्फ ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 ही है सिर्फ मदर, और मदर सीनियर सिटीजन है, 65 साल भी है, रेजिडेंट भी है, तो सीनियर सिटीजन हो गई। लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000। एक्चुअल कितना है? 55,000, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000। राजीव ने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकट किया, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? पहले आगे पढ़ते हैं पूरा। इन्होंने माता जी का एक सर्जरी कराया है, आंखों की सर्जरी कराई है। माता जी 70 साल की हैं और 26,000 की माइनर सर्जरी कराई है। मेजर और माइनर सर्जरी है। देखिए, मेडिकल खर्चे का 2 जगह पर डिडक्शन संभव है। यहां पर तभी आप डिडक्शन दोगे जब क्वेश्चन में लिखा हो स्पेसिफाइड डिजीज। आप डिसाइड नहीं करना कि डिजीज खतरनाक है कि नहीं, स्पेसिफाइड डिजीज क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। ठीक, तो यहां ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो डबल डेंजर बीमारी वाला केस बना नहीं। अब बना 80D। 80D में बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी बीमारी हो। शर्त इतनी है कि पेशेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए और पेशेंट के नाम कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पेशेंट के नाम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिख रहा है क्या? नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों ही खर्चे हमारे काम के हो गए, चाहे माइनर सर्जरी हो, मेजर सर्जरी हो। कौन से ग्रुप में आ गया? ग्रुप 2 में आ गया। ग्रुप 2 में कितना आ गया? 58,000। लिमिट कितनी लगाओगे आप? 50,000 की, तो 50,000 का ये आंसर बन गया। कपिल ने 25,000 रुपए पे किया है अपने डिसेबल सन के मेंटेनेंस पे, और 1,15,000 रुपए पे किया है डिसेबल वाइफ के ट्रीटमेंट पे, जो कि खुद जॉब करती है। अब बताइए,
यहां पर आपसे डबल डी में डिडक्शन कितना मिलेगा पूछ रहे हैं। डबल डी में डिसेबल जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। मिस्टर कपिल ने अपने सन का और अपने वाइफ का, ये दोनों रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं और दोनों अपाहिज है, दोनों के मेंटेनेंस पे खर्च किए, ट्रीटमेंट मेंटेनेंस पे, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये खुद जॉब कर रही है, तो सिर्फ सन ही डिपेंडेंट है। और सन कितना डिसेबल है नहीं दिया हुआ, तो अज्यूम क्या करेंगे 40%। तो 80 डबल डी का डिडक्शन कितना हो जाएगा 75,000। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको मैं यूज करूं या फिर आपको कमेंट के साथ ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। जयेश के पिताजी उन पे डिपेंडेंट है और 90% डिसेबल है, तो डबल डी का मामला हो गया। जयेश ने 70 to 500 खर्च किया। देखिए 80 डबल डी में एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन है ही नहीं। डबल डी और यू ये जस्ट फिक्स्ड डिडक्शन मिलता है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पर डिडक्शन आपको कितना मिल जाएगा, पिताजी 90% डिसेबल है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। यहीं पर अगर जयेश नॉन रेजिडेंट होता तो डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि 80 यू, 80 डबल डी, 80 डबल डी बी, ये जितने सेंटिमेंट्स वाले डिडक्शन है, साथ में 80 क्यू क्यू बी, 80 आर आर बी, ये सब टैलेंट बेस्ड डिडक्शन है। ये सब सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है। तो आप वो डिडक्शन जो सिर्फ रेजिडेंट को मिले, ऐसा एक लिस्ट बनाकर जहां स्टडी करते हो वहां पर वॉल पे हैंग कर देना, चिपका देना, सिर्फ नाम लिख लेना कि ये सिर्फ रेजिडेंट को, तो 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। रुपेश ने पे किया है 1,25,000 मेडिकल ट्रीटमेंट पे अपने डिपेंडेंट फादर के लिए, जिनकी उम्र 65 साल है। और यहां देखिए स्पेसिफाइड प्रेस्क्राइब डिजीज है, मतलब ये क्या बन गया 80 डबल डी बी। 15,000 रुपए का इंप्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है, आपको डिडक्शन कितना देना है। तो मैंने सिखाया था एक्चुअल खर्चे, लिमिट। पहले तो देखिए रुपेश रेजिडेंट है कि नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ, रेजिडेंट मानेंगे। अब लिमिट कितनी होगी, पिताजी 65 साल के हैं और पिताजी रेजिडेंट है, तो यानी सीनियर सिटीजन हो गए, तो लिमिट हो गई 1 लाख। खर्चा और लिमिट विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आएगा 1 लाख। क्या कोई रिम्बर्समेंट है, यस, उसे माइनस कर दीजिए, एक्चुअल आंसर आ गया 85,000। हरीश ने मेडिकल सारे अच्छे चुने हुए एमसीक्यू लिया है मैंने, छोटे मोटे जो हल्के फुल्के एमसीक्यू थे वो नहीं लिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत जरूरी है, वो एमसीक्यू उठाया है। ठीक है जी। हरीश मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है चेक से, अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। ग्रुप 1 का खर्चा दिया हुआ है 28,000। 58,000 का खर्चा किया है उन्होंने पिताजी के लिए जो सीनियर सिटीजन है लेकिन नॉन रेजिडेंट है। देखिए नॉन रेजिडेंट है, तो ग्रुप 2 में इन्होंने 58,000 रुपए खर्च किया है, लेकिन ग्रुप 2 की लिमिट जो लगाएंगे आप 25 ही लगाएंगे, बिकॉज सीनियर सिटीजन है ही नहीं, और ग्रुप 1 की लिमिट 25,000 है। ये आउटर कॉलम में 25 आएगा, ये आउटर कॉलम में 25 आएगा, आंसर हो जाएगा 50,000 रुपए का डिडक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। पिताजी 62 साल के हैं लेकिन वो सीनियर सिटीजन क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं है। गणेश एक अच्छा बच्चा है, उसने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं 1,25,000 का अपने डिपेंडेंट पिताजी पर। पिताजी की उम्र 65 साल है और वो कैंसर से भी लड़ रहे हैं, जो कि प्रेस्क्राइब डिजीज है, बार बार दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और साथ में वो डिसेबल भी है। गणेश एक रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलना चाहिए। इन दिस केस टू व्हाट एक्सटेंट विल ही बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी और डबल डी बी। तो ये डबल डी में तो अगर उनके पिताजी डिसेबल डिपेंडेंट हैं, जो कि है, और डिसेबिलिटी नहीं दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है सीवियर डिसेबल,
तो सीवियर डिसेबल है तो डिडक्शन 1/25 का वैसे ही मिल जाएगा। और डबल टी बी में एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और लिमिट विच एवर इज लोअर। सीनियर सिटीजन है पिताजी, सर इसमें उम्र दिया है बट ये नहीं दिया कि पिताजी रेजिडेंट है। क्या पिताजी नॉन रेजिडेंट है ऐसा दिया है? नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी रेजिडेंट ही अज्यूम करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन हो गए तो लोअर कितना आएगा? 1 लाख। तो दोनों मिलाकर जब डिडक्शन हम देखेंगे तो वो होगा 2,25,000। 2,25,000। मिस्टर नाथ, उनके लिए दिया हुआ है ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, एटीजी अभी अभी पढ़ा आपने, 4,60,000 ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम है। और उन्होंने 41,000 का डोनेशन दिया है फैमिली प्लानिंग प्रमोशन फंड को चेक से। तो क्या ये हमारे हिसाब से लिस्ट लिस्ट सी है? लिस्ट सी 41,000 है। बताइए कितना क्वालिफाई होता है? GATI का 10%। 10% कितना है? 46। क्या आपका एक्चुअल डोनेशन ही कम है? यस। तो यही क्वालिफाई हो जाएगा? यस। डिडक्शन सी लिस्ट में किस रेट से मिलता है? 100%। 100% यानी आंसर क्या हो गया? 41,000। ये आंसर हो गया। मिस्टर माथुर के पास ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम है 3,60,000। 25,000 का उन्होंने डोनेशन दिया है नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। यानी कुछ नहीं पता चल रहा है, नेशनल फंड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड नहीं है, बच्चे स्पोर्ट्स नहीं है, तो लिस्ट डी का पार्ट हो गया। अच्छा, एक्चुअल आपने 25,000 दिया है, मैक्सिमम सी और डी लिस्ट में टोटल मिलाकर GATI का 10% अलाउड है। GATI कितना है? 3,60,000। 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 36,000। तो 36,000 मैक्सिमम अलाउड होगा। 36,000 मैक्सिमम अलाउड होगा। एक्चुअल आप 25 ही दे रहे हो, तो बताओ क्या 25 ही अलाउड रह जाएगा? 36,000 ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई होगा, लेकिन एक्चुअल तो आपने 25,000 का डोनेशन दिया, तो क्या 25 ही क्वालिफाइड हो जाएगा? यस। 25 क्वालिफाइड हो गया तो रेट क्या लगाएंगे? 50%। क्यों? क्योंकि ये डी लिस्ट है। डी लिस्ट में 50% लगाएंगे तो 12,500 आपका आंसर बनेगा। मिस्टर ओम, देखिए यहां पर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो डेंजरस क्वेश्चन कहलाते हैं। डेंजरस वाले साइन नहीं होते, भूत वाले, वो कहलाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें ग्रॉस एडजस्टेड दिया हुआ है ना। जनरली डोनेटेड क्लॉथ वर्थ ₹41,000। क्लॉथ काइंड में डोनेशन 80G में दिया जा रहा है, क्या करेंगे? नॉट अलाउड। पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन में कभी कभी वो बहरूपिया बन के आ जाता है, वो परेशान करने वाले ये लोग होते हैं, शैतान, छोटे छोटे शैतान। मिस्टर उदय, उनकी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख। टैक्सेबल इनकम, सैलरी 1,20,000, सैलरी 1,20,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ना, टैक्सेबल इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम सैलरी, 1,20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और 15,000 फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। तो ऐसा करें, सैलरी 5, हाउस प्रॉपर्टी 1,20, ब्याज 15,000। तो GTI कितनी हो गई? 6,20, 6,35। ही हैज मेड इन्वेस्टमेंट 50,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 50,000 दोगे तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 50,000 का सिंपली डिडक्शन मिल जाएगा। तो आंसर कितना बचना चाहिए? 585। आंसर कितना आना चाहिए? 585। 585 आना चाहिए। चेक कीजिए, 5 और 1,20, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? 5 लाख प्लस 1,20,000 प्लस, अच्छा, देखिए, है ना गड़बड़। तभी मैंने कहा ये क्वेश्चन मैंने खास क्यों चुना, इसमें तो सिंपल है,
ये फिर से वही डेंजरस क्वेश्चन है, बताइए क्यों? क्योंकि यहां पर आपको वो डिडक्शन दे रहा है 80C का खुल के, तो 80C का डिडक्शन तो अट्रैक्ट कर रहा है आपको। 3 तरह की इनकम है, आपने फटाफट इनकम जोड़ा, जीटीआई, डिडक्शन घटाया, आंसर वो टैली करने के लिए आपको ऑप्शन भी दे रहा है, करेक्ट, ऑप्शन भी दे रहा है। लेकिन यहां गड़बड़ी ये है कि एक हिडन डिडक्शन भी है 10,000 रुपए का, और उदय अगर सीनियर सिटीजन होता तो हिडन डिडक्शन 15,000 तक हो सकता था, सेविंग अकाउंट हो या एफडी। टीटीबी में 50,000 तक हो जाता, और टीटीए में 10,000 तक का है। तो ये 10,000 हिडन डिडक्शन अगर हम मिस कर गए तो आंसर हम ये टिक कर देंगे, जबकि आंसर सही क्या है, 5,75,000। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको तंग करते हैं, आपको उकसाते हैं कि आप गलत आंसर टिक कर दो। यदु जो कि 45 साल के हैं, टैक्सेबल इनकम 10 लाख सैलरी से, 1.5 लाख हाउस प्रॉपर्टी से, 1.5 लाख की पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस 18,000 चेक से, LIC प्रीमियम 35,000 रुपए, सम एश्योर्ड 3 लाख। जब आप 1.5 लाख का पीपीएफ में ही जमा करा दिया आपने, तो 80C तो वैसे ही 1.5 लाख फिक्स हो गया। फिर हम इसको देखकर करेंगे भी क्या कि 3 लाख है तो 10% लेना चाहिए, उसका फर्क क्या पड़ता है? 80C तो 1.5 ही में रुक गया, ठीक है। 80D 45 साल का बंदा है, 18,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी आ गया। अब आपकी इनकम में सिर्फ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या कुछ और है ही नहीं, तो आपकी जीटीआई कितनी आ गई? 11,50,000 माइनस कर दीजिए 15,000, 1.5 लाख माफ कीजिएगा, और 18,000, तो कितना आंसर आएगा? 11,50 माइनस 1.5 लाख माइनस 18,000, 982। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन में आते हैं। बड़े क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन मैंने दिया हुआ है, जहां जहां प्रेजेंटेशन सिखाना होगा सिखाएंगे आपको, जहां जहां प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी सिखाएंगे। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राजीव की उम्र है 40 साल, लॉटरी की इनकम है 1,40,000, बिजनेस की इनकम है 40,000, पीपीएफ में, देखिए सारे क्वेश्चन में ओल्ड टैक्स रिजीम में कर रहा हूं, न्यू करते ही डिडक्शंस वगैरह जीरो हो जाना है। पीपीएफ में जमा किया है तो 80C में आ जाएगा, एनएससी 80C में आ जाएगा। पहली दफा प्रीमियम पे किया जा रहा है 30,000 और सम एश्योर्ड है 2,50,000, तो इसका मतलब नई पॉलिसी है, नई पॉलिसी में 10% आएगा, 10% मैक्सिमम आएगा, तो यहां पर 30 के जगह पर कितना आ जाएगा? 25,000। तो अगर मैं 80C देखूं तो 80C मेरा बनता है 10,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, 55,000 का 80C हमारा डिडक्शन बनता है, 55,000 का। ठीक, अब आपके पास लॉटरी इनकम और बिजनेस इनकम, दो इनकम दी गई है, तो हम जीटीआई पर जब पहुंचेंगे तो जीटीआई तो बन जाएगा 1,80,000। मन तो कर रहा है कि ये 80C में 55,000 घटा दूं, लेकिन लॉटरी इनकम एक स्पेशल इनकम है और बिजनेस इनकम नॉर्मल इनकम है। आप 80C टू 80U का डिडक्शन नॉर्मल इनकम को देते हो, बिजनेस को नहीं, स्पेशल इनकम को नहीं देते। अब नॉर्मल इनकम आपके पास है ही 40,000, तो क्या आप 55,000 का डिडक्शन दे पाओगे? नहीं, तो डिडक्शन दोगे 40 का। इसे प्रेजेंट कैसे करना है? जैसे आपने ग्रॉस टोटल इनकम तक तो प्रेजेंट कर ही देना है, उसके बाद डिडक्शंस जो जो बन सकता है वो आपने लिख के 55 लिख दिया। यहां पर ये लाइन आपके लिए ये प्रेजेंटेशन का काम करेगा, बट रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्मल इनकम ऑफ ₹40,000, क्योंकि इसमें नॉर्मल इनकम आपकी इतनी कम है कि डिडक्शन 55,000 पूरा आप नहीं ले पाओगे। ओके, यहां पर नोट में मेंशन कर दिया आपने, नोट में मेंशन कर दिया कि डिडक्शन के लिए 55,000 क्वालिफाई तो है, लेकिन स्पेशल इनकम में हम डिडक्शन नहीं देते, तो हम डिडक्शन सिर्फ नॉर्मल इनकम को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 80C के लिए है, जहां लाइफ इंश्योरेंस की टेस्टिंग मैंने करी है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताइए। राम अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, और क्या बताया था? जीवन में पत्नी और बच्चे का
पत्नी चाहे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, माइनर हो, मेजर हो, उनका हो सकता है। पिता माता का अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, भाई बहन का लाइफ इंश्योरेंस है डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां देखिए पिताजी वाला तो बेकार हो गया पूरा, बेटे वाला डन है, पत्नी वाला डन है, सेल्फ का भी डन है, ठीक है। अब ये पॉलिसी बताइए पुरानी है कि नहीं है? ओल्ड है, 2012 के पहले की है, ओल्ड है। तो रेट आप सम एश्योर्ड का कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 20 कितना बनेगा? मैक्सिमम 20,000। तो इसके जगह पर 20,000 हमारा काम का है। ये न्यू पॉलिसी है, 2012 के बाद है, तो कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 10। तो ये भी बेकार हो गया हमारे लिए, 20,000 काम का हो गया। 2 लाख का 10% 20,000। 2013 की पॉलिसी है, डिसेबल बंदा है, डिसेबल बच्चा है, तो डिसेबल बच्चा है तो 15% तक मैक्सिमम आप ले सकते हो। 15 कितना होता है जी? 75। तो ये भी वेस्ट हो गया, हमारे काम का क्या हो गया? 75। तो ये हमारे लिए तीनों अगर जोड़ दिया जाए तो 1,15,000 ये एटीसी में क्वालिफाई होगा। यहां इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर गणेश ने 1,55,000 रुपए खर्च किए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज अपने पिताजी जो उम्र के 60 साल हैं। तो ये सेक्शन बन गया DDB का, डबल डेंजर बीमारी का। नियम क्या है? जो आप एक्चुअल करोगे, फॉर्मूला बार बार बोलते रहोगे तो याद होगा। उसके बाद लिमिट कितनी है? सीनियर सिटीजन है इनके पिताजी। अच्छा, गणेश NR है। ओहो, सब गड़बड़ हो गया। पिताजी तो सीनियर सिटीजन है लेकिन गणेश ही NR निकला, तो डिडक्शन हम नहीं देंगे। पिछले क्वेश्चन में गणेश अगर रेजिडेंट और पिताजी NR है तो एक्चुअल खर्चा कितना किया है? 1,15,000। लिमिट कितनी लगाएंगे? अगर पिताजी NR है तो लिमिट 40,000 की रहेगी। विच एवर इज लोअर कितना हो जाएगा? 40,000। क्या कोई रिम्बर्समेंट हुआ है? यस। तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 40, 24, 14,000। तो 14,000 रुपए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कहते हैं अगर गणेश भी आर होता और पिताजी भी आर होते तो फिर क्या करते कि गणेश ने खर्च किया है 1,15,000, पिताजी भी रेजिडेंट होते तो सीनियर सिटीजन बन जाते, तो वो 1 लाख बन जाता लिमिट। लोअर कितना आंसर आता? 1 लाख। उसके बाद रिम्बर्समेंट आप कितना कर रहे हो? 26,000। 26,000 घटा देते तो आंसर क्या हो जाता? 74,000। कहते हैं गणेश अगर 60 साल का होता, गणेश जिसने खर्च किया है, और ट्रीटमेंट उसने पिताजी की जगह पत्नी का किया होता जिसकी उम्र 56 साल होती, तो फिर हम एक्चुअल खर्चे 1,15,000, लिमिट 40,000। क्योंकि देखिए खर्चा किसने किया है? राम ने, मतलब गणेश ने। गणेश सीनियर सिटीजन है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पेशेंट को देखना है यहां। 80DD डबल डेंजर बीमारी में लिमिट देखने के लिए पेशेंट की उम्र देखनी है, तो पेशेंट तो हमारा 60 साल का नहीं है, इसलिए लिमिट लगेगा 40,000। विच एवरेज लोअर कितना हुआ जी? 40,000। 40,000 में 26,000 रुपए आप घटा दीजिए क्योंकि वो रिम्बर्समेंट है, तो 14,000 आंसर आ जाएगा। लक्ष्मण रेजिडेंट है, 90,000 का लाइफ इंश्योरेंस कराया है अपने दादाजी के लिए, और वो 80DD चाहते हैं। डबल डी में और डबल DB में रिलेटिव का मतलब है पत्नी, बच्चे, पिता, माता, भाई बहन, बस दादा दादी नाना नानी नहीं आते, इसलिए यहां पर इसका डिडक्शन इनको नहीं मिलेगा। तो लिख दीजिए लैंग्वेज वाइज कि नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में लक्ष्मण ने अगर खर्चा किया होता अपने पिताजी के लिए, मतलब इसमें पैसे डिपॉजिट किया है गणेश, बेसिकली लक्ष्मण ने 90,000 का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है डिसेबल के लिए, जो कि 70% डिसेबल है दादाजी। अब दादाजी की जगह पिताजी 70% डिसेबल होते तो 75,000 की छूट मिल जाती। 70% डिसेबिलिटी में क्या मिलेगा आपको? 40 और मोर, तो कितना छूट मिल जाएगा? 75,000। तो 75,000 का डिडक्शन डबल डी में मिल जाएगा। राजीव 40 साल का है, हेल्थ इंश्योरेंस 20,000 का खुद के लिए, पत्नी के लिए कराया, 24,000 रुपए पिताजी के लिए किया है। पिताजी इंडिपेंडेंट है। देखिए
ये बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार आपको, क्योंकि यही तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। मत भूलिए कि हमने शुरुआत क्यों की थी इस बैच की। तो हम एक बार अगर लटक चुके हैं तो दूसरी बार में निकलना है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसके लिए आपको जो मेहनत करना पड़े, रटना पड़े, चार्ट बनाना पड़े, छोटा छोटा एक चिट बनाकर आपको दीवार पे चिपकाना पड़े, वो कीजिए। 80D में डी हेल्थ, ग्रुप 1 में राम, राम की पत्नी और नालायक बच्चे आते हैं, और ग्रुप 2 में पिता माता आते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। पत्नी चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, वो भी चलेगा। तो यहां लिखा है कि राजीव के पिताजी इंडिपेंडेंट है, कोई बात, काम की चीज है। राजीव ने सीजीएचएस में भी डिपॉजिट किया है, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और 3000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खुद के लिए और 4000 पिताजी के लिए खर्च किया है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कैश में नहीं दे सकते। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो वो कैश में अगर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर सीखने में मजा आएगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, अब ये असली मजा है। मैंने क्या कहा था, जो भी खर्चा आपको ग्रुप 1 में दिखे, ग्रुप 1 में राम, राम की पत्नी चाहे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, और राम के नालायक यानी डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ग्रुप 1 में जो भी खर्चे हैं वो आप इस बॉक्स में भरें, ग्रुप 2 के जो भी खर्चे हैं वो इस बॉक्स में भरें। यही सिखाया था। ग्रुप 1 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बॉक्स के बाहर लिखिए, ग्रुप 2 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बॉक्स के बाहर लिखिए। तो जल्दी से नियम को रटिए। 80D में आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसे बना लेना है। ग्रुप 1 में राम, राम की पत्नी, राम के नालायक बच्चे आएंगे। अरे राम मैं बोल रहा हूं, राजीव ले लो यहां पर। ग्रुप 2 में राम के पिता माता आएंगे, चाहे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे भी हो, सीनियर सिटीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये दो बना लीजिए घर के ग्रुप। अब इस ग्रुप के खर्चे जो आपको दिखे वो बॉक्स के अंदर लिखिए, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इस ग्रुप का ग्रुप के ऊपर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, बॉक्स के बाहर लिखेंगे। मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे 20,000 का खर्चा है, वो किसमें है? ग्रुप ए का है, ग्रुप 1 का है, तो 20,000 मैंने लिख दिया। 24,000 का खर्चा यहां लिख दिया। सीजीएचएस ग्रुप 1 में लिख दिया, ग्रुप 1 में ही होता है, पिता माता के लिए नहीं होता। अब देखिए, अपने लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया 3,000। अब इसे मैं ग्रुप के डब्बे के बाहर लिखूंगा, और पिताजी के लिए कराया 4,000, वो इस ग्रुप के डब्बे के बाहर लिखूंगा। बताता हूं क्यों। पहले तो इतना रट लेंगे, ये काम कंप्लीट कर लेंगे। 80D के डिडक्शन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं स्टेप को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 बनाइए, दोनों में डब्बा बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। एक्चुअल जो भी खर्चा है, जो भी आपको इलिजिबल खर्चा दिख रहा है, जैसे कैश में कर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो मत लीजिए। चेक है तो ठीक है, तो जो भी ठीक ठीक आपको लग रहा है वो बक्से के अंदर भर दीजिए, बॉक्स के अंदर भर दीजिए, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बॉक्स के बाहर रखिए। इसके बाद इस बॉक्स की लगाइए लिमिट। लिमिट लगाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि बॉस का जो इस ग्रुप का जो कोई मेंबर है वो सीनियर सिटीजन तो नहीं है। राजीव तो 40 साल का है, लेकिन पिता माता जो पिताजी जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो यहां लिमिट 50,000 की चली जाएगी और यहां लिमिट 25,000 की रहेगी। ठीक है। अब देखिए बॉक्स में स्पेस कितना है, प्रिवेंटिव उतना ही यूज कीजिए, और प्रिवेंटिव पहले ग्रुप 1 का लीजिए फिर ग्रुप 2 का लीजिए। वैसे आप पहले ग्रुप 2 फिर ग्रुप 1 दोनों कर सकते हैं काम, यानी ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। कोई एक रास्ता अपनाइए, एग्जाम में एक ही रास्ता अपनाइए, आंसर तो सेम आएगा लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जैसे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप एक काम कीजिए, पहले ग्रुप 1 देखिए फिर ग्रुप 2 देखिए। पहले 1 है तो 1 देख लीजिए, खत्म कीजिए, कंफ्यूजन क्यों। अब मुझे बताइए ग्रुप 1 में कितना स्पेस बचा हुआ है, आप प्रिवेंटिव उतना लिख दीजिए। 3,000 से ज्यादा मत लिखिए, 3,000 ही है तो 3,000 से ज्यादा तो लिख नहीं सकते, लेकिन स्पेस कितना बचा हुआ है? 25,000 की लिमिट है। ऑलरेडी इसके अंदर 23,600 भर चुके हैं हम।
1400 बचा हुआ है, तो मैंने इसके बदले यहां पर 1400 भर दिया। अब यहां पर बहुत स्पेस है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5000 से ज्यादा नहीं भर सकता, पहली बात। और जितना प्रिवेंटिव इनका है उससे भी ज्यादा नहीं भर सकता। तो 5000 में कितना जगह खाली है? 3600 में और भर सकता हूं। है तो मेरे पास 4000, लेकिन मैं दोनों मिलाकर 5000 से ज्यादा नहीं भर सकता। अब चलिए, डब्बे के अंदर कितना है बताइए? 25,000। लिमिट कितनी है? 25,000। तो बाहर कितना आएगा? 25,000। डब्बे में कितना है बताइए? 27,600। लिमिट कितना है? 50,000। कितना बाहर आएगा? 27,600। टोटल कीजिए और ये आपका आंसर टैली हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। आप स्टडी मैट से ट्राई कर सकते हैं, आपने कहीं भी पढ़ाई की है, आपके पास क्वेश्चंस होंगे, वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, एग्जाम ओरिएंटेड जितना मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, उतना सफिशिएंट है मन की संतुष्टि के लिए कि मैं ट्राई करूं, जरा देखूं मेरा मैच हो रहा है कि नहीं। वो आप जितनी मर्जी करें, फॉर्मूला यही रहेगा। अभी और कराऊंगा, 80D और भी है। 10वां नंबर है, हरीश 62 साल का है, ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन है। उनकी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी की इनकम है, ये 112 वाली इनकम है, 2,10,000। नहीं पता तो इसको हम क्या मानेंगे? अगर हमें ये नहीं पता कि ये कब हुआ है, क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा, और नहीं तो हम क्या मानेंगे? आफ्टर 23 जुलाई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी की कभी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफडी का ब्याज है, सेविंग अकाउंट का ब्याज है। 46,000 इन्होंने इनकर्ड किया है मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट। ब्रदर जो डिसेबल है, 40%। कौन सा सेक्शन लगेगा? डबल डी लगेगा। और अमाउंट भी क्लियर हाथ के हाथ आप बता सकते हैं, 75,000। लोन रिपेमेंट किया जिसमें प्रिंसिपल 30 है, तो ब्याज कितना हो गया? 40,000। कौन सा सेक्शन लगेगा? 80E। अमाउंट भी हाथ के हाथ बता सकते हैं, 40,000। मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीज, 82 साल के हैं पिताजी, 42,000 की रिकवरी हुई है। तो आप क्या लिखेंगे? एक्चुअल के खर्चे और लिमिट विच एवर इज लोअर माइनस रिम्बर्समेंट। सेक्शन कौन सा जा रहा है? डबल DB, 58,000। 70,000 पॉलिटिकल पार्टी को दिया जिसमें 16,000 कैश है, तो कैश वाला तो बेकार हो गया, बचा कितना? कौन सा सेक्शन लगता है? GGC। कितना? 54,000। आपको इस बार टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है, तो जरा तसल्ली से करते हैं इसी क्वेश्चन को। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन में आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। मैंने 1-2 क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के दे रखे हैं, यहां भी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज टोटल टैक्सेबल इनकम, जैसे टैक्स लायबिलिटी भी निकालिए। 5 हेड्स पहले लिखिए, GTI, फिर डिडक्शन, TTI। ठीक है, मैं TTI के बाद आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। वैसे तो ये TTI तक तो आप कर ही लेंगे। बताइए, इसमें ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? और बड़ा कर लूं थोड़ा। ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबको जोड़ दीजिए। तेरह लाख 93,000। अच्छा, अब डिडक्शन देखिए, हमने पहले ही निकाल लिया है, डबल D 75,000। सर डिडक्शन सीक्वेंस में लिखना चाहिए? जरूरी नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे लिख लीजिए। इन चक्करों में पढ़ के आपका कोई स्कोर बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, छूटने की उम्मीद ज्यादा है सीक्वेंस के चक्कर में। तो जो दिखता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। इसके बाद देखिए, इनकी उम्र
सीनियर सिटीजन वाली है, तो इनको आप यहां पर 50,000 रुपए तक TTB दे देंगे। 75,000 माइनस कर दिया, 40,000 माइनस कर दिया, 58,000, 54,000 और 50,000, 1116,000। ये आंसर आ गया। आप देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में जोड़ने घटाने में गड़बड़ ना किया हो मैंने, बाकी तो ठीक ही आ रहा है, देख के तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है, अब TTI के बाद आपको मैंने पहले चैप्टर में प्रैक्टिस कराया हुआ है। स्पेशल अलग कीजिए, स्पेशल इसमें एक ही है, ठीक से देखिए तो एक ही स्पेशल इनकम है, 2,10,000, बाकी सब नॉर्मल है। तो 2,10,000 स्पेशल इनकम हो गया। नॉर्मल इनकम निकालने के लिए TTI में से स्पेशल माइनस कर दीजिए। अब सर ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स, कैसी बात कर रहे हैं? भर भर के डिडक्शन खाया है आपने, ओल्ड टैक्स ही बना रहे हैं हम, ये न्यू टैक्स में तो डिडक्शन ही नहीं आएगा फिर। तो हम ये क्वेश्चन, मैंने डिडक्शंस के सारे क्वेश्चंस ओल्ड टैक्स रेजिम मान के ही बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद आपको पहले टैक्स निकालना चाहिए नॉर्मल इनकम पर। नॉर्मल इनकम पर ओल्ड टैक्स रेजिम से 9,60,000 में से 5 लाख घटा दीजिए, इसके ऊपर 20% आ गया, प्लस सीनियर सिटीजन है ये, तो 3 लाख की लिमिट लगाइएगा। तो 3 से 5 के बीच में 2 लाख रुपए है, 5% टैक्स कितना होता है? 10,000। तो बेसिक टैक्स आपका बन गया 91,200। इसके बाद आप टैक्स लगाएंगे 112A में, 23 जुलाई के बाद बेचा गया है, 23 जुलाई के बाद बेचा गया है, बताइए 23 जुलाई के बाद बेचा गया है, तो 2,10,000 में माइनस कीजिए 1,25,000 और मल्टीप्लाई कीजिए 12.5%। 10625 प्लस, तो आपका बेसिक टैक्स आ जाएगा 101,825 और सरचार्ज रिबेट वगैरह कहीं नहीं दिख रहा है, तो सीधा हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़िए, राउंड ऑफ कर दीजिए, ये आपका आंसर बन गया। ओल्ड टैक्स रेजिम ही किया है मैंने। फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन सामने लेकर आ रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, 80D। आप खुद से ट्राई कीजिए तो मजा आएगा, पॉज कर लीजिए वीडियो, खुद से ट्राई कीजिए। 80D पर ही पूरा क्वेश्चन है ये। रमेश ने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, खर्च किया है माताजी पर 12,000 का। अब चूंकि मैं बता चुका हूं कि ये 80D है, तो आप जल्दी से डब्बा तैयार कर लीजिए और जो जो इन आपको अमाउंट इस डब्बे के लायक दिखे डालते जाइए। प्रिवेंटिव को बाहर लिखना है। पहले देखिए, माता जी का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया 12,000 का, ये हम ले सकते हैं। दो शर्त है, माता जी की उम्र 60 साल होनी चाहिए मिनिमम, और माता जी के नाम कोई हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। एक बार नीचे देख लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया है खुद का, ये वो, माता जी का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, हो गई गड़बड़। माता जी 60 साल की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता जी का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराया है इसलिए ये खर्चे हमारे काम के नहीं रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने लिए 16,000 का प्रीमियम पे किया है, तो पहले डब्बे में आएगा। स्पाउस चाहे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट चलेगा। सन इंडिपेंडेंट है तो बेकार हो गया। ब्रदर का वैसे नहीं मिलता, डॉटर डिपेंडेंट है तो आ जाएगा। पिताजी डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माता जी का भी आ गया। प्रिवेंटिव खुद का 2,000 है, डब्बे के इसे बाहर लिखना है, और पिताजी का 3,000 है तो डब्बे के बाहर लिख दीजिए। अब डब्बे की लिमिट की बारी, बताइए।
ये आदमी रमेश है, इसकी उम्र का कहीं कुछ पता नहीं, तो बिलो 60 मानिए। अरे ठीक है पिताजी 82 साल के हैं, तो आप 20 साल कम कर लेंगे तो ये 60 साल का बैठ जाएगा, 62 साल का बैठ जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरत तो नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि रमेश सीनियर सिटीजन ही हो। अगर रमेश 60 साल का है तो पिताजी सीनियर सिटीजन है, ये बात समझ आती है। इवन रमेश 50 साल का है तो भी पिताजी सीनियर सिटीजन है। इवन रमेश अगर 48 साल 48,000 का है, 48 ईयर्स का है, तो भी वो सीनियर सिटीजन पिताजी होंगे। वो आप एक तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बैक करके कर सकते कि पिताजी 82 के हैं तो रमेश सीनियर सिटीजन होगा ही होगा। ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम यहां पर तो जी लिमिट ले रहे हैं 25,000 और इस बॉक्स की लिमिट है 50,000। अब यहां देखिए कितना स्पेस बचा हुआ है, 16 4 20 और 2 22, 3,000 का स्पेस बचा हुआ है। यानी आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे यहां 3,000 तक लिख सकते हो, लेकिन है ही 2,000। ठीक है, यहां पर स्पेस कितना बचा हुआ है, 40 26 22 48, 2,000 का स्पेस बचा हुआ है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 2,000 तक लिख सकते हो, और है कितना 3,000। 3,000 मन तो कर रहा है लिख लूं, क्योंकि ओवरऑल में 5,000 से ज्यादा नहीं लिख सकता, तो मैं 3,000 लिखने की वो पूरी इच्छा है, पूरा दिल कर रहा है मैं 3,000 लिख लूं, लेकिन मुझे पता है मैं 3,000 लिख तो दूंगा। ये लो लिख दिया, फर्क क्या पड़ेगा, 50 के ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर 2,000 ही यूटिलाइज करता हूं मैं। ये बाहर कितना आया 25, ये बाहर कितना आया 50, तो दो नहीं ये 25 आया, कितना है माफ कीजिए 25 नहीं आया, ये कितना है 16 2 18 4 22 और 2 24, और ये कितना है 50, टोटल कितना है 74। ऐसे आपने 80D की एक प्रैक्टिस कर ली। और मिलेगा, और प्रैक्टिस करो। 12 नंबर क्वेश्चन करो। मनवीर 40 साल के हैं, 22,000 का उन्होंने दिया है अपने लिए, ग्रुप 1। अपने स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। फिर उन्होंने पिताजी के लिए दिया है 53,000, ग्रुप 2। CGHS अपने में ही काउंट होता है, पिता माता में नहीं आता। बस इतना ही है, प्रिवेंटिव है ही नहीं, तो इनकी लिमिट लगाइए 25,000, पिताजी की लिमिट लगाइए सीनियर सिटीजन 50,000। ये कितना बाहर निकलेगा 22,400, 24,400। ये कितना बाहर निकलेगा 53,000। लिमिट कितनी हो जाएगी 7,7,4,0,0, 7,7। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, 22,000 खुद के लिए है, 2,400 रुपए और इन्होंने दिया है। अच्छा जी, तो 24,400 हो गया। क्या गड़बड़ है ये, और पिताजी के लिए 53,000 है, 67 ईयर ओल्ड है, तो 53 मैंने बाहर कर दिया और मैं खुद ही पूछ रहा हूं क्या हो गया। आपने पकड़ लिया होगा, है ना। कभी कभी हो जाता है। 74,400। इसके बाद फिर से आपके पास मौका है 80D का, फिर से प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन भी 80D के लिए अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 बना लेता हूं मैं। 20,000 का पेमेंट किया है इन्होंने स्पाउस के लिए और अपने हेल्थ के लिए। He also paid medical insurance premium 47,000 for his father age 63, not dependent, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खर्चे कितने 47,000। $3,600 CGHS है, 3,000 कैश में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में चलेगा, खुद के लिए स्पाउस के लिए। तो ये ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 का प्रिवेंटिव है 3,000, बाहर रखिएगा भी, और 4,000 प्रिवेंटिव है ग्रुप 2 का, इसको भी बाहर रखिए। अब लगाते हैं लिमिट। इसकी लिमिट होगी 25,000, बिकॉज
मिस्टर ए 40 साल के हैं, इसकी लिमिट होगी 50,000 बिकॉज पिताजी सीनियर सिटीजन है। यहां स्पेस कितना खाली है चेक कीजिए, 23,600 आ चुका है ऑलरेडी, 25,000 लिमिट है, तो 25,000 माइनस 23,600, 1,400 बचा हुआ है। तो आप 1,400 से ज्यादा प्रिवेंटिव नहीं लिख सकते। मन तो कर रहा है आपका कि 3,000 लिख दे, 1,400 से ज्यादा नहीं लिख सकते। यहां पर 3,000 की लिमिट बची हुई है। अगर आप चाहें तो ज्यादा लिख सकते हैं, फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है दोनों मिला के, ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किया इनको मिला के 5,000 तक लिखा जा सकता है। तो यहां आप 3,000 से ज्यादा भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप 3,000 से ज्यादा लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप 3,000 से ज्यादा लिखो। यहां आपने 1,400 लिखा, तो यहां आप चाहो तो 3,600 लिख सकते हो। है भी आपके पास 4,000, लिख सकते हो आप, 4,000 है तो आप लिख सकते हो। लेकिन आप 3,600 भी लिख दोगे, गलत नहीं होगा, फायदा नहीं है। 3,000 का स्पेस बचा हुआ है, उससे ज्यादा लिख के करोगे भी क्या। यहां कितना बाहर आना है जी 25,000, यहां कितना बाहर आना है जी 50,000, दोनों को मिलाइए 75,000, आपका आंसर टैली हो जाएगा। प्रवीण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तैयार किया है। मैंने ध्यान रखा है कि एग्जाम में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जरा देखिएगा, प्रवीण 59 ईयर ओल्ड, ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है। उन्होंने 1,30,000 खर्च किया है मेडिकल ट्रीटमेंट अपने पिताजी पर, जो कि 80 साल के हैं और स्पेसिफाइड डिजीज से सफर कर रहे हैं, और 23,000 रुपए का इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया वाइफ का। टोटल इनकम निकालिए। जीटीआई तो आप कर दोगे 27,500, 27,50,000। अब इसमें डिडक्शन आपको एक डबल डी बी दिख रहा है और एक दिख रहा है 80D। 80 डबल डी बी 1,30,000 का आपने खर्चा किया है और पिताजी सीनियर सिटीजन है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट नहीं दिया हुआ तो रेजिडेंट मान लेंगे, एनआर दिया होता तो छोड़ते। तो ये आ जाएगा 1,00,000 और 80D आ जाएगा 25,000। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दूसरा वाला है, आगे मिलेगा आपको एक क्वेश्चन, ये वो नहीं है जो मैं कह रहा था, शायद ये वाला हो। हाँ, ये वाला है। मतलब इसके आगे अगर कुछ स्पेशल इनकम डाल देता मैं, जो कि मैंने आगे डाला है, तो वो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये सिंपल रहा, 25,000 का आपने किया है तो 26,000 का पेमेंट किया, 25,000 डिडक्शन मिलेगा, ये डिडक्शन हो गया, आप डीटीआई निकाल सकते हो। मिस्टर शिवा 58 ईयर ओल्ड, जीटीआई 7,75,000, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, यानी ये फिक्स है कि इसके अंदर इनके पास सिर्फ नॉर्मल इनकम है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने प्रीमियम पे किया है मेजर डॉटर। फिर से कंफ्यूजन आएगा, लाइफ में पत्नी और बच्चे चलेंगे, पत्नी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बच्चे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मेजर माइनर सब चलेगा। जब हेल्थ इंश्योरेंस की बारी आएगी तो वाइफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चल जाएगी, वाइफ बोल रहा हूं, आप हस्बैंड भी ले लो, और बच्चे नालायक चलेंगे। फिर पिता माता डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे, भाई बहन नहीं आते 80D में। डबल डी बी में भाई बहन भी आ जाएंगे, डबल डी में भाई बहन भी आ जाएंगे। तो ये आपको पूरा प्रॉपर कमांड करके चलना पड़ेगा, समझे। आप इसके लिए चार्ट ड्रॉ कर ले, जैसे फैमिली की परिभाषा डिडक्शन में आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, 80C लाइफ इंश्योरेंस के लिए, 80D में, 80DD बी में और 80 डबल डी में, दोनों में सेम ही है। स्पाउस, उसके बाद फादर मदर, इसके बाद डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन,
इसके बाद डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, इंडिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, और कोई आता ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप एक बना लिया आपने, मैंने डीसी लिखा, आप पूरा लिखो डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में माइनर मेजर दोनों आ जाएंगे। तो आपने इसका छोटा सा एक चिट बनाया, सामने अपना जहां स्टडी है वहीं पर आपने दीवार पे चिपका दिया। ये काम करना पड़ेगा आपको। अब आपको एक्टिव मोड में काम करना पड़ेगा। आप क्यों ये पढ़ रहे हो बैच, इसको मत भूलो कभी भी। क्यों आपने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट क्यों किया था, इसे अगर आप नहीं भूले तो मंजिल आपकी है। जब हम चलते चलते भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, एक वीडियो हमने देखा, दूसरा वीडियो हमने कहा यार ठीक है कर लेंगे, ये नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात? आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट खराब था, ये नहीं भूलना। फिर हमने इस बैच को पकड़ा है और इस बैच को भी आधे में छोड़ देंगे। हर चीज हम आधे में छोड़ते जा रहे हैं। करना क्या है, डेली वीडियो को देखना है। पता नहीं पूरा कर पाएंगे कि नहीं सर, पता नहीं कितने टाइम में करेंगे, पता नहीं, ये सब क्यों सोचना है। जिम्मा लिया करेंगे, आप उसकी चिंता ना करो। ये सब मन भटकाता है, चलो वो वीडियो देख लेते हैं, चलो वो वीडियो देख लेते हैं, चलो वो देख लेते हैं, चलो खुद से देख लेते हैं, चलो वो देख लेते हैं। ये सब चीजें भटकाव है, हमेशा इससे बचना है। चलिए, तो ये आप एक चार्ट बनाना और वहां पर ड्रॉ कर देना। मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, ये तो नहीं सोच रहा कि मेरे इस वीडियो को कितने बच्चे देख रहे हैं। मैं तो पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ, पूरे ध्यान लगा के कि कौन कौन सी चीजें और बता दूं, एग्जाम को फोकस करके कि इस बार बेरा पार। तो आपको भी करना है ना मेहनत। चलिए दोस्त, तो बताइए, प्रीमियम पेड किया है मेजर डॉटर का, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। सम एश्योर्ड है, पेमेंट है 20,000 का, नई पॉलिसी है, तो 10% से ज्यादा नहीं चलेगा। तो 80C में आपके काम का बन गया 18,000। मेडिकल इंश्योरेंस खुद के लिए, स्पाउस के लिए, ग्रुप पहला ग्रुप है और 58 साल का है। मानकर चलेंगे बीवी और छोटी होंगी जनरली, जब तक कुछ नहीं दिया है। तो फिर 25,000 की लिमिट लगेगी, तो यहां पर 80D का डिडक्शन 25,000 बैठ गया। इसके बाद 80G में आपका ये लिस्ट डी दिख रहा है मुझे, ये 80C दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है चेक से पेमेंट किया है तो लिस्ट ए। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड चेक से पेमेंट किया है तो लिस्ट बी। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, फैमिली प्लानिंग प्रमोशन है, लिस्ट सी। पीपीएफ डिपॉजिट है, लिस्ट सी, वो 80C। अब 80C वैसे ऑलरेडी 1.5 लाख से ऊपर चला गया, ये सब आप गलत भी करते तो चल जाता, बेकार हो गया, कोई बात नहीं। टीटीआई निकालना है, तो टीटीआई के लिए अगर मुझे डिडक्शंस का पता हो, जैसे 80C का डिडक्शन 1.5 लाख दिख रहा है मुझे, 80D का डिडक्शन 25,000 दिख रहा है, बस यही 2 डिडक्शन है। अब जी के डिडक्शन के लिए मुझे चाहिए एक पूरी तैयारी। इस भाई साहब को जरा ऊपर कर दूं। अब मुझे 80G के लिए पूरी तैयारी चाहिए। याद कीजिए 80G मैंने कराया था, उसके लिए मैं आपको लिस्ट बनाकर दे रहा हूं ABCD। फिर मैं आपको दूंगा कि एक्चुअल डोनेशन आपने कितना दिया है, फिर आपको डोनेशन कितना एक्सेप्ट होगा, फिर रेट क्या लगेगा, और फिर डिडक्शन कितना मिलेगा। यहां रेट 100% लगता है, यहां 50 लगता है, यहां 100 लगता है, यहां 50 लगता है। ए लिस्ट में आपने एक ही डोनेशन दिया है 25,000 का, पूरा एलिजिबल है।
100% का रेट, 25,000 का डिडक्शन। बी लिस्ट में एक ही आपका डोनेशन है 25,000 का, ए में भी 25 है, पूरा का पूरा एलिजिबल है, लेकिन रेट 50% है, इसलिए 12,500। सी लिस्ट में 40,000 का डोनेशन है और डी लिस्ट में 2 डोनेशन दिया है, आपने 50,000 का भी दिया है और देखा था भाई मैंने, नहीं एक ही है 50,000 का। यहां पर टोटल मुझे GATI का 10% लिखना है। GTI आपकी 7,75,000 है, स्पेशल इनकम है नहीं। 80C घटा दीजिए, 80D घटा दीजिए, 80C to 80U आपने पूरा घटा दिया, तो GATI बन गया आपका। $6 लाख GATI है, तो यहां मैक्सिमम आप लिख सकते हो 60,000। 40 यहां से ले लो, 40,000 यहां से ले लो और 20,000 यहां से ले लो। 40 यहां से और 20 यहां से, यही होना चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम है 7,75,000, उनके पास ये सब सैलरी वगैरह की इनकम है। 80C का डिडक्शन आपका 1.5 लाख आ रहा है, 80D का डिडक्शन आ रहा है 25,000। इसके अलावा और कोई डिडक्शन आपको दिख रहा है 80G को छोड़कर? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, GATI पहले वर्कआउट करेंगे। GATI आपकी कितनी आ रही है? 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना होता है? 6 लाख का 10% होता है 60,000। इसमें हम 60 से ज्यादा नहीं लिख सकते, तो 40 यहां से ले लेंगे और 20 यहां से ले लेंगे। 40 का 100% 40 आ गया, 20 का 50% 10 आ गया। यहां अगर हम जोड़ते हैं टोटल 80G कितना मिलेगा? 87,500। चेक कर लें दोबारा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000, ड्रॉट रिलीफ फंड 25,000, सारा पेमेंट चेक से है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। 25 का 25 और 25 का 12.5, 40 का 40, ठीक है, 20 का 10, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। 87,500 ही आएगा, ये आपका आंसर बन गया। देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं चाहता हूं आपको खुद करना चाहिए, सोच के बताइए, क्योंकि QQB का मैंने 3-4 केसेस करवाए हैं, तो 3-4 केसेस में मैं हिंट दे देता हूं, PGBP आप कितनी लेंगे, खर्चा है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब QQB में खर्चा है ही नहीं, QQB में आप एलिजिबल कितना लेंगे? आउटसाइड इंडिया वाला कितना एलिजिबल होगा? नहीं, विद इन इंडिया वाला 2,04,000 डिवाइडेड बाई 17 गुने में 15, 180। और ये कितना एलिजिबल होगा? जितना आप इंडिया लेकर आए, 110। तो 110 और 180, 80 QQB कितना मिलेगा? 2,90,000। ये तो कम से कम आप खुद करो। टैक्स लायबिलिटी फिर निकालोगे, LTCG ज्वेलरी पर सर क्या है बता दीजिए। यहां पर मुझे बताना पड़ेगा, हाँ बताना तो पड़ेगा, तो बता देता हूं मैं, 20 जुलाई ले लीजिए। तो यानी सर 20% के रेट से पुराने हिसाब से चलेंगे, वैसे कर लीजिए। राजवीर रेजिडेंट है और न्यू कार्बोरेटर इन्वेंट किया है, तो यहां पर RRB लगेगा। RRB में पहले देखिए PGBP कितनी बनाएंगे। रॉयल्टी आपको मिल रहा है ये, तो 8,50,000 प्लस 2,40,000,
1090, 70,000 का आपने खर्चा किया है, तो पीजीबीपी आपकी कितनी आएगी? 10,20,000। फिर आपकी दूसरी इनकम भी है, तो आप उस हिसाब से जीटीआई में आ जाना। पीजीबीपी आ गया। अब आरआरबी में क्वालिफाई कितना होगा? क्वालिफाई एलिजिबल रॉयल्टी कितना होगा आरआरबी में? 2,40,000 तो आपने कमाया है इंडिया से, आउटसाइड इंडिया में से लेकर आए सिर्फ 1 लाख, तो 3,40,000 आपके लिए एलिजिबल हो गया, जिसमें 70,000 के खर्चे हैं, तो एलिजिबल कितना हो गया? 2,70,000। 2,70,000 एलिजिबल है। लिमिट कितनी होती है आरआरबी की? 3 लाख। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 270। फिर यहां टीटीए का भी डिडक्शन देकर आप आंसर कर लोगे, मुझे उम्मीद है कर सकते हो आप। ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है और उसी को इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी डाल देते हैं। पुराने जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, वो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हाउस प्रॉपर्टी का भी एक छोटी सी हाउस प्रॉपर्टी की झलक भी आपको यूज करनी पड़ेगी, तब जाकर ये बात बनेगी। फिर से बता दूं, ओल्ड टैक्स रिजीम ही हम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो ठीक है सर। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, हम तीनों व्यक्ति का काम एक साथ नहीं कर सकते। एग्जाम में यही सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चा ट्राई करता है कॉलम वाइज बनाना, क्योंकि कई बार किताबों में भी वो देखता है कॉलम वाइज बना हुआ है। किताब वाले तो अपने आंसर को अच्छे से छाप सकते हैं, उनके पास आंसर है, आपको आंसर क्रिएट करना है। तो इसमें फर्क हमेशा समझ के चलिए। जब भी आपको लगता है कि कोई चीज, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में मैं कहता हूं बच्चों को पहले जीएवी कैलकुलेट करो, फिर हाउस प्रॉपर्टी का प्रेजेंटेशन लेना। किताबों में तो सीधा प्रेजेंटेशन होता है, जीएवी को वर्किंग मोड में डाल देते हैं, वो बाद में देख लेते हैं। जीएवी मेन है, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, तो जीएवी ही कर लो पहले। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 3 कॉलम वाइज नहीं, हम 3, मिस्टर ए का अलग करेंगे, मिस्टर बी अलग, मिस्टर सी अलग। अब मिस्टर ए को जब करेंगे तो मिस्टर ए के सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूं मैं। मिस्टर ए, मिस्टर ए, ये मिस्टर ए की कहानी है। यहां पर मिस्टर सी की कहानी है, मैं छोड़ देता हूं। यहां पर कहानी मिस्टर ए की ये वाली है, बस। ये मिस्टर बी की कहानी है, मिस्टर ए की कहानी ये वाली है, बस। मिस्टर ए की इतनी कहानी है। अब मिस्टर ए की कहानी को लीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर ए की आ जाएगी 9,25,000 और 75,000, 10 लाख। इससे आप क्या कर दोगे? 80C दे दोगे, 1.5 लाख। इससे आप क्या कर लोगे? अकाउंट पे ही चेक से 30,000 रुपए पे किया है, 55 साल उम्र है, मेडिकल इंश्योरेंस है, 80D दे दोगे, 25,000। और आखिर वाले से क्या करोगे? नेशनल चिल्ड्रन फंड लिस्ट ए में आता है, पेमेंट चेक से दिया है, सब कुछ जेन्युइन लग रहा है, और ये आपका टीटीआई बन गया। 10 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 30,000, नो, कहां से आ गया? 10 लाख माइनस 1.5 लाख, 795। अब हम बी की बात करें। बी के लिए एक तो ये चीज हाईलाइटेड है, उसके बाद सेकंड वाला हिस्सा ए का है, सी का है, ये बी का काम का चीज हो गया। लेकिन ये कैश पेमेंट किया है, मेडिकल इंश्योरेंस तो बेकार ही हो जाएगा। ये बी के लिए बड़ा गजब का हिस्सा है। मिस्टर बी ने पे किया है लोन टेकन फॉर हाउस परचेज, जहां वो रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट क्लेम कर रहा है, इसके पास कोई और हाउस भी नहीं है, और प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया है इसने 2 लाख का, और टोटल जो इसने ब्याज पे किया है वो 2,20,000 का ब्याज पे किया है। तो यहां से क्या बात बनेगी कि ये हाउस प्रॉपर्टी लेकर आ जाएगा निगेटिव 2 लाख। ब्याज पे कर रहे हो 2,20, सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है, हाउस प्रॉपर्टी, ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहे हैं हम, ये तो मानना ही पड़ेगा, तो 2 लाख। इसमें 80C ले लेगा ये 1.5 लाख, क्यों? प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट 80C। और मिस्टर बी का एक और यहां पर है काम। मिस्टर बी ने डोनेशन दिया है बीजेपी को क्रॉस चेक से और इलेक्टोरल ट्रस्ट को कैश से।
तो हमारे लिए ये बेकार हो गया, ये काम का हो गया 80GGC, 80C 80GGC, ये बेकार हो गया, कैश में पेमेंट है और कुछ है नहीं। चलिए अब देखिए मिस्टर बी का जब हम करेंगे, मिस्टर ए था, मिस्टर बी का जब हम करेंगे तो मिस्टर बी में क्या होगा कि सैलरी 10,45,000 तो दिख रहा है, 2 लाख का सेट ऑफ करेंगे लॉस हाउस प्रॉपर्टी का, तो सैलरी आ जाएगा 8,45,000। फिर आप एफडी का ब्याज 85,000 रुपए लेंगे। दोस्तों एक बात देखना जरा, उम्र देख लेना, कहीं कोई गड़बड़ वाला तो उम्र नहीं है, क्योंकि अगर उम्र किसी का 60 निकला तो 80 टीटी भी देना पड़ेगा, क्योंकि एफडी का ब्याज तीनों कमा रहे हैं। तो उम्र, भाई ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट तो एग्जाम में नहीं आएगा, चेंज करके आ गया, यहां पर किसी की उम्र 60 साल कर दी और आपने कहा ये इसमें तो 80 टीटी है ही नहीं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 80 टीटी भी आ जाएगा फिर, या मान लीजिए यही क्वेश्चन रहा, यहां पर एफडी की जगह सेविंग अकाउंट डाल दिया तो टीटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन सब का भी ध्यान रखना है। तो चलिए फिलहाल तो आपने 85,000 इसमें जोड़ दिया, तो 845 प्लस 85,000 9,30,000, 9,30,000 आ गया आपका जीटीआई। इसके बाद एक 80C है 1.5 लाख और एक 80GGC है 50,000, बाकी कुछ तो है ही नहीं। 7,30,000 आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब आते हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी के लिए अगर मैं हाईलाइट करूं इस कलर से, ये मिस्टर सी का पूरा है, ये मिस्टर सी के लिए क्रॉस चेक से है। बताइए 80D में कैश नहीं चलेगा, क्रॉस चेक तो चल जाएगा। और मिस्टर सी का बस इतना ही है। मिस्टर सी के मेन, असल में मिस्टर सी का धंधा जो है 80C पे टिका हुआ है। खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस चलेगा, पत्नी के लिए चलेगा और बच्चे के लिए भी चलेगा। खुद के लिए इन्होंने 12 से पहले लिया है तो 20% से ज्यादा नहीं हम अलाउ करेंगे, ये 20% के अंदर ही है। पत्नी के लिए नई पॉलिसी है, 10% से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, ये 10% से ज्यादा है तो 10% हो गया 12,500। बेटे के लिए 2013 के बाद है, अपाहिज अपंग है, डिसेबल है। देखिए डिपेंडेंट उस पर है कि नहीं ये नहीं मालूम है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि डिपेंडेंट है तो हम 80DD भी दे दें, डिपेंडेंट है ये थोड़ा ना लिखा हुआ है। तो जब डिपेंडेंट नहीं है तो फिर 80C कैसे मिलेगा? लो जी कर लो बात। अभी हमने ये बनाया तो था एक टेबल, कहां गया? चाहे इंडिपेंडेंट भी बच्चा हो 80C तो मिल ही जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूं इस पर कमांड करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि डिडक्शन तो हमें याद है तो उसको छोड़ो, वो हमें सब पता है, बट एग्जाम में होता क्या है, पता होने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे। वो बारीक चीजों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल यहां देखिए कि 15% तक हम ले सकते हैं, 32,000 रुपए है तो 15% इसका 30,000 होता है, ये काम का हो गया। तो आपका ये टोटल बन गया 57,500 80C। डी 20,000 नो प्रॉब्लम। बस जी दो ही चीज है, तो जल्दी से जीटीआई लाइए। एट्टी सी 57,500 11,32,500। तो उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। याद रखिएगा हमेशा कि हमने ये बैच क्यों शुरू किया था। किसी भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, टैक्स में बेस्ट स्कोर लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।